अध्याय 226 ईश्वरीय पुरुष स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय से सीनियर। क्या लियू शी और अन्य लोगों ने झांग जुवान को अपना वरिष्ठ कहा? वह तो 20 साल का भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर तीनों गुरुओं की उम्र कम से कम 60 या 70 है। इसमें तर्क क्या है? मुझे तो पता नहीं, लेकिन देखने से तो ऐसा लगता है कि तीनों गुरु कुछ भी दिखावा नहीं कर रहे हैं। क्या झांग लाओशी सचमुच इतने अद्भुत हो सकते हैं? ऐसा लग रहा था मानो भीड़ पर बिजली गिर पड़ी हो। आज झटके लहरों की तरह उन पर एक के बाद एक टूट पड़े। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अब और सहन नहीं कर पा रहे हैं और उनके दिल की धड़कनें चरम सीमा पर पहुंच गई हैं। क्या वह लियू शी और उसकी कंपनी से वरिष्ठ है? क्या ऐसा हो सकता है? अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सम्राट शेनझुई को कुछ सूझा और वे कांप उठे। चूंकि तीनों गुरु शिक्षक महल में रह रहे थे, इसलिए उनका उनसे अक्सर संपर्क होता था और वे उनके इरादों से अवगत थे। वे यांग जुवान को अपना शिक्षक मानने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरह से वे अब झांग जुवान को अपना वरिष्ठ कह रहे थे, चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, उसके लिए ये समझना असंभव था कि क्या हो रहा है। झांग हुआन लाओशी यांगशी का छात्र है। इसके अलावा वह प्रत्यक्ष शिष्य है। उसकी सांसें तेज हो गईं। यांगशी ने मरणासन शेनहोन को भी जोंगशी स्तर तक पहुंचाने में सहायता की, जो उनकी असाधारण क्षमताओं को दर्शाता है। लियू शी और अन्य लोगों के अनुमान के अनुसार वे संभवतः कम से कम 3 स्टार मास्टर शिक्षक थे। ऐसे असाधारण व्यक्तित्व अक्सर अपनी मर्जी से आते जाते रहते हैं। कुछ ही दिनों में उनका अचानक गायब हो जाना पूरी तरह संभव था। लेकिन अगर झांग जुवान उनका प्रत्यक्ष शिष्य होता तो चीजें काफी आसान हो जाती। वह झांग जुवान का उपयोग यांगशी को त्यानिक्सुआन साम्राज्य से जोड़ने के लिए एक सेतु के रूप में कर सकता था। यदि वह ऐसी महाशक्ति को बांधने में असमर्थ भी हो तो भी यांगशी और अन्य लोगों के लिए उसे अस्वीकार करना मुश्किल होगा, ये देखते हुए कि उनके वरिष्ठ झांग जुवान त्यानिक्सुआन साम्राज्य से आते हैं। यदि ऐसा है तो राज्य का उत्थान होने में बस कुछ ही समय लगेगा। अगर उसने पहले कभी सोचा था कि झांग जुवान से एक पद नीचे होना शर्मनाक था, तो अभी उसकी आंखें चमक रही थीं और वह इसे एक सम्मान की बात मान रहा था। झांग जुवान ने जब यांग जुवान को अपना गुरु मान लिया था तो उसका गुरु बनना बस समय की बात थी। उसे चाचा कहना छोड़िए, दादाजी कहना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। एक राष्ट्र के संप्रभु के रूप में उनके कंधों पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी थी। उन्होंने लाभ और हानि के संदर्भ में मामलों का आकलन करना लंबे समय से सीख लिया था। तथाकथित पहचान, वरिष्ठता आदि उनके लिए मात्र संबोधन के साधन थे। इसके अलावा लियू शी और अन्य लोग उनके दादा शेनहोन के समकक्ष माने जाते थे। झांग जुवान उनसे वरिष्ठ थे, इसलिए लियू शी को झांग जुवान को चाचा कहकर संबोधित करने की छूट मिलना सौभाग्य की बात थी। सीनियर, तीनों मास्टर शिक्षकों के सीनियर। जब सब लोग अचंभित थे, लूशुन आश्चर्य से हकलाने लगा। पहले झांग लाओशी के इतने खिलाफ होने का कारण यह था कि वह तीनों गुरुओं के शिष्य बनने के अवसर के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा कर रहा था। लेकिन दूसरे पक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह तो वास्तव में तीनों गुरुओं से वरिष्ठ निकला। एक पल में उसे ऐसा लगा जैसे वह एक मस्खरा बन गया हो। इतने बड़े तमाशे के बाद ये बात सामने आई कि दूसरे पक्ष को उस बात की कोई परवाह नहीं थी जिसे वह इतना महत्व देता था। अपनी पहचान उजागर करके वह उसे आसानी से बर्बाद कर सकता था। महान चित्रकार, चाय विद्या के विशेषज्ञ, आधिकारिक औषध विक्रेता, अकादमी में प्रकट हुए औषध विक्रेताओं की संख्या को देखते हुए वांगचाओ और उन्हें तुरंत झांग जुवान की औषध विक्रेता के रूप में पहचान का पता चल गया था। उनके पिता के भाई 3 गुरु शिक्षकों में वरिष्ठ। उनमें से कोई भी एक पहचान अपने आप में काफी प्रभावशाली थी, लेकिन इस समय ये सब एक साधारण से दिखने वाले शिक्षक पर केंद्रित था। बुरी तरह कांपते हुए वह खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था। वह हमेशा से खुद को प्रतिभाशाली समझता था और अपने पिता की मदद के बिना भी नाम कमा सकता था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसकी तथाकथित प्रतिभा दूसरे पक्ष के सामने कुछ भी नहीं थी। सच कहूं तो इस सदमे ने उसे जीवन के उद्देश्य पर ही संदेह करने पर मजबूर कर दिया था। जब उसने लियू शी की आवाज अपने कानों में गूंजते हुए सुनी तो वह पूरी तरह से हताश महसूस कर रहा था। लू लाओशी वाकई एक विलक्षण प्रतिभा है। मैंने बहुत पहले से ही बेवू साम्राज्य में उनकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और मैं यहाँ उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए आया हूँ। चूंकि वरिष्ठ ने उनके बारे में बात की है। लूशुन, क्या आप मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार हैं? लियू लिंग ने मुस्कुराते हुए लूशुन की ओर देखा। भले ही वह झांग जुवान को अपना शिष्य न बना पाए, लेकिन अगर वह लूज उनको भर्ती कर लेते तो ये यात्रा सार्थक हो जाती। इसके अलावा उनके वरिष्ठ स्पष्ट रूप से पुरानी दुश्मनी मिटाना चाहते थे और उन्हें उनकी मदद करने में खुशी थी। मैं तैयार हूँ। अपनी बेहोशी से जागते ही लूशुन का शरीर घबराहट से जम गया। उसकी सारी मेहनत इसी के लिए थी। उसे लगा था कि शिक्षक मूल्यांकन में हारने के बाद उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, और उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी यह इच्छा इतनी अचानक पूरी हो जाएगी। हाँ, झांग जुवान। ओह नहीं, अंकल झांग शिक्षक। हालांकि लियू शी ने ऐसा कहा था, लेकिन लूशुन जानता था कि इसमें उसकी प्रतिष्ठा का कोई खास योगदान नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह सब झांग लाओशी की सिफारिश के कारण हुआ था। मेरे द्वारा उसके साथ ऐसा व्यवहार करने के बावजूद वह मुझे लियू शी से मिलवाने के लिए तैयार था। यह उदारता क्या है? अपनी मुट्ठियों को कसकर भींचते हुए लूशुन की आंखें लाल हो गईं। एक शिक्षक का यही रवैया होना चाहिए। शुन्य, तुम्हें मास्टर झांग से सीखना चाहिए। बगल में खड़े लुचेन, जिन्होंने पूरा दृश्य देखा था, ने टिप्पणी की। उन्होंने ये सारा मामला हुआंग यू से सुना था और इसलिए वे जानते थे कि उनके इस नालायक बेटे ने झांग जुवान को कितनी मुसीबतें दी थीं। फिर भी दूसरे पक्ष ने आलोचना का एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने उसे गुरु का शिष्य बनने में मदद भी की। उनकी उदारता ही ये दर्शाती थी कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हाँ, लूजुन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कृत्य कितने हास्यास्पद थे। जब वह अभी यह सोच ही रहा था कि उसे तीनों गुरुओं का शिष्य कैसे बनना चाहिए, तब तक उसका प्रतिद्वंदी उनसे वरिष्ठ बन चुका था। जब वह आधिकारिक चित्रकार बनने के बारे में सोच रहा था, तब तक दूसरा व्यक्ति ग्रैंड मास्टर बन चुका था। जब वह पिक्सुए क्षेत्र को पार करने के बारे में सोच रहा था, तब तक दूसरा व्यक्ति टोंगक्सुआन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। उनके बीच की दूरी इतनी ही थी। झांग लाओशी, मैंने अतीत में मूर्खता की और कई मौकों पर आपको नाराज किया।
कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। जब तक आप बदलाव के लिए तैयार हैं तब तक सब ठीक है। मुझे आशा है कि आप भविष्य में लियूशी के मार्गदर्शन में ठीक से सीखेंगे और जल्दी ही एक सच्चे गुरु बन जाएंगे। दूसरे पक्ष को पुरानी बातों को भुलाने के लिए तैयार देखकर झांग जुवान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वास्तव में उसके मन में लू शुन के प्रति कोई खास द्वेष नहीं था। अपने पूर्व अनुभव के आधार पर इस व्यक्ति ने अकादमी में प्रवेश करने के बाद से कई प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाया था। उसका रिकॉर्ड लगभग बेदाग था और उसकी इतनी सारी गलतियां मुख्य रूप से उसकी प्रतिस्पर्धी प्रकृति और अपने महान पिता से आगे निकलने की इच्छा के कारण ही हुई थीं। जी हाँ, लू शुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर वह लियूलिंग की ओर मुड़ा और पूछा, लियूशी, क्या मैं आपसे एक बात पर विनती कर सकता हूँ? बेझिझक बोलें, लियूशी ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। लू शुन को नए सिरे से शुरुआत करने की सच्ची इच्छा देखकर उसे भी बहुत खुशी हुई। इस लड़ाई को जीतने के लिए मेरे छात्रों ने पागल दानव भेदन गोली का सेवन किया था और इसके गंभीर और हानिकारक दुष्प्रभाव होने की संभावना है। मुझे आशा है कि लियूशी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। लू जुन घुटनों के बल बैठ गया। अध्यापक, इस स्थिति को देखकर जू होंग और अन्य लोगों ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उनकी आंखें लाल हो गईं। मामला सामने आने पर लू लाओशी की प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से बहुत नुकसान होगा। फिर भी उनके भविष्य के लिए वह सार्वजनिक रूप से सब कुछ बताने को तैयार थे। अपने शिष्य के प्रति उनका ये स्नेह ही सराहनीय था। मो शियाओ, जिसने पहले झांग जुवान को अपना गुरु मानने का विचार किया था, लू लाओशी के कार्यों को देखकर भावुक हो गया। कुछ देर विचार करने के बाद उसने एक बार फिर लू जुन की ओर देखा और नए दृढ़ संकल्प के साथ अपना निर्णय ले लिया। जहां उत्कृष्ट शिक्षकों को अपने छात्रों को चुनने का अधिकार था, वहीं प्रतिभाशाली छात्रों को भी अपने शिक्षकों को चुनने का अधिकार था। झांग जुवान को सम्मानित करने की उनकी इच्छा का कारण यह था कि लू लाओशी के हालिया कार्य और प्रदर्शन निराशाजनक थे। हालांकि ये देखकर उन्हें एहसास हुआ कि अतीत के शक्तिशाली लू लाओशी, होंगटिन अकादमी के शीर्ष शिक्षक, वापस लौट आए हैं। केवल बड़े दिल वाले व्यक्ति ही सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। उसी क्षण झांग जुवान के मार्गदर्शन में आने का इरादा गायब हो गया। पागल दानव भेदन गोली, ये तो एक निश्चित औषधि है जो जबरदस्ती साधना शक्ति बढ़ाती है। हालांकि इससे साधना में तेजी से वृद्धि हो सकती है, लेकिन गोली के बचे हुए विष शरीर की नसों में समा जाएंगे, जिससे साधना की गति धीरे धीरे कम होती जाएगी। इससे उनकी भविष्य की उपलब्धियों पर असर पड़ेगा। इन बच्चों को ये दवा खिलाना उनके भविष्य को बर्बाद करने के बराबर था। लू शुन, तुम सचमुच मूर्ख हो। लू शुन की बातों से अचंभित होकर लियूलिंग ने अपना सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है कि मैंने लापरवाही बरती। लियूशी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि उनकी मदद करें। लू शुन ने अत्यंत गंभीरता से विनती की। उन्हें गोली खाने के दुष्परिणामों का भी ज्ञान था, लेकिन कल की शर्मिंदगी ने उनके विवेक को अंधा कर दिया था। शिक्षक मूल्यांकन में जीतने की लालसा ने उन्हें नादानी में ये गलती करने पर मजबूर कर दिया था। इंसेंट डायमंड ब्रेकर थ्रू पिल एक ऐसी गोली है जो किसी व्यक्ति की जीवन शक्ति का दोहन करके उसकी क्षमता को जबरदस्ती बाहर निकालती है। ऐसे मामलों का इलाज करने के लिए मेरे कौशल अभी भी अपर्याप्त हैं। लियूलिंग ने आह भरी। अगर ऐसी दवा से होने वाले आघात का समाधान इतनी आसानी से हो जाता तो हर कोई अपनी खेती को गति देने के लिए एक दवा खरीद लेता। इस सदमे को दूर करने का कोई उपाय न होने के कारण ही यह एक प्रतिबंधित गोली बन गई। एक कुशल शिक्षिका होने के बावजूद लियूलिंग इस मामले के सामने असहाय थी। क्या आप इसका इलाज नहीं कर सकते? लू शुन का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें लगा था कि एक कुशल शिक्षक बनने के बाद वे उनकी समस्या का समाधान कर लेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनकी यह सोच बहुत भोली थी। यदि लियूशी भी उस आघात का इलाज करने में असमर्थ था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसने अपने स्वार्थी मकसद के लिए कई छात्रों का जीवन बर्बाद कर दिया था? लू शुन के अंतरात्मा में तीव्र आत्मनिंदा का भाव जागृत हुआ। क्या आप सभी ने इंसेंट डायमंड ब्रेकर थ्रू पिल का सेवन किया? झेंग यांग ने बगल से सारी बातचीत साफ साफ सुन ली। वह जल्दी से अपने अच्छे दोस्त के पास पहुंचा और उससे घबराकर सवाल पूछने लगा। हाँ, मोशियाओ ने सिर हिलाकर जवाब दिया। तुम? झेंग यांग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये सच था कि इंसेंट डायमंड ब्रेकर थ्रू पिल का सेवन करने से व्यक्ति को थोड़े समय में ही अपनी साधना में एक अभूतपूर्व प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी, लेकिन भविष्य में और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये ठीक वैसा ही था जैसे किसी पौधे को उखाड़कर उसे तेजी से बढ़ने के लिए छोड़ देना। मोशियाओ के साथ पले बड़े होने के कारण वह जानता था कि उसका दोस्त भी उसकी ही तरह शक्ति को लेकर जुनूनी था। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से अपनी साधना की गति धीमी होते और अंततः दूसरों से पीछे छूटते हुए देखने का बोझ सहन नहीं कर पाएगा। झांग लाओशी, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मो शियाओ को बचा लीजिए। दांत पीसते हुए झेंग यांग दौड़कर झांग जुवान के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसके मन में झांग लाओशी सर्वशक्तिमान थे। भले ही लियूशी इस मामले में असहाय थे, झांग लाओशी निश्चित रूप से असंभव को संभव कर सकते थे। उसे बचा लो। अपने छात्र की विनती सुनकर झांग जुवान ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। उस समय शिक्षक मूल्यांकन के दौरान जब मो शियाओ और अन्य लोगों ने अपनी युद्ध तकनीक का प्रदर्शन किया, तो झांग जुवान ने तुरंत उनकी समस्याओं को पहचान लिया। पागल दानव भेदन गोली से उत्पन्न आघात वास्तव में वह विष है जो दवा शरीर में छोड़ देती है। जबकि 3 सितारा या यहाँ तक कि 4 सितारा गुरु शिक्षक भी इस मामले में असहाय होते, झांग जुवान के पास उनका इलाज करने की क्षमता थी। हेवनपात जैन की जल के समान निर्मल और शुद्ध थी। चाहे वे विष कितने भी घातक क्यों न हो, झांग जुवान अपनी जैनकी को उनमें प्रवाहित करके उन्हें आसानी से बाहर निकाल सकता था। वह एक ऐसे विषैले आभामंडल को भी दबाने में सक्षम था जो देखने में सजीव प्रतीत होता था और उसके हमले से बच निकलने में कामयाब रहा। तो फिर साधारण गोलियों के विष क्या चुनौती पेश कर सकते हैं? क्या आप उन्हें बचा सकते हैं? दूसरे पक्ष को इतनी आसानी से सहमत होते देख लियूशी और अन्य लोग अचंभित रह गए। बिना कुछ समझाए झांग जुवान ने मो शियाओ को बुलाया। उसके हाथ पकड़कर उसने दूसरे पक्ष की नसों में जैन की ऊर्जा का प्रवाह भेजा। जल्द ही सारे विष बाहर निकल गए। अपने शरीर में आए बदलाव को महसूस करते हुए मो शियाओ इतना व्याकुल हो गया कि उसका शरीर कांपने लगा। गोली खाने के बाद उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कोई चीज़ उसके शरीर को भीतर से जकड़ रही है, लेकिन इस क्षण वह जकड़न पूरी तरह से गायब हो गई। उसकी साधना को सीमित करने वाली बेड़ियां पूरी तरह से टूट गईं।
मुझे ये सुविधा देने के लिए धन्यवाद झांग लाओशी। ये जानकर कि इनसेन डेमन ब्रेकर थ्रू पिल का दुष्प्रभाव दूर हो गया है, मोशियाओ कृतज्ञतापूर्वक तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए। क्या इसका इलाज हो चुका है? लियू लिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है। वह जल्दी से आगे बढ़ा और मोशियाओ के शरीर में जेन की ऊर्जा का प्रवाह भेज दिया। अंदर झांकने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये सच है। झांग लाओशी ने बड़ी सहजता से उस समस्या का समाधान कर दिया जिसके लिए वह स्वयं असहाय था, और वह भी उसकी आंखों के सामने। वह अद्भुत क्षमता क्या है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह यांगशी का ध्यान आकर्षित करने और उनका वरिष्ठ बनने में सफल रहा। उसके साधन तो वाकई अविश्वसनीय हैं। ये दृश्य देखकर लू शुन झांग जुबान के सामने घुटने टेक कर विनती करने लगा, चाचा झांग, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। इस बार उसने स्वेच्छा से और ईमानदारी से अंकल झांग कहकर पुकारा था, और इन कुछ लोगों का इलाज करने में उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। झांग जुबान ने सिर हिलाया और जल्द ही लू जुन के 5 छात्रों के आघात पूरी तरह से ठीक हो गए। एकमात्र परेशानी जू होंग के साथ हुई। चूंकि उसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी, इसलिए उसके बारे में कोई पुस्तक संकलित नहीं थी। इसलिए झांग जुबान को विषयों के सटीक स्थान का पता लगाने से पहले उसे एक युद्ध तकनीक का अभ्यास करवाना पड़ा। अपने छात्रों के दमकते चेहरों को देखकर लू शुन वास्तव में झांग लाओशी से बहुत प्रभावित हुए। दुनिया में एक तरह के लोग भी होते हैं जो भले ही आप दोनों ने एक ही स्तर से शुरुआत की हो, लेकिन अंत में बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच जाते हैं। वे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी ओर केवल सम्मानपूर्वक देखा जा सकता है और जिनके बराबर पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। स्पष्टतः झांग लाओशी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर तुल्य हैं। लू शुन दूसरे पक्ष से पूरी तरह प्रभावित हो गया था और उसने उसे अपना अंतिम लक्ष्य बनाने का फैसला कर लिया था। तभी उसने देखा कि एक देवतुल्य व्यक्ति चौड़ी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा है। लू लाओशी, क्या आपके पास ये पागल दानव सफलता की गोली अभी भी बची है? या क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इसे कहाँ से खरीदा था? क्या आप मेरे लिए कुछ खरीद सकते हैं? अगर यह इतनी जल्दी किसी की साधना को पूरे एक स्तर तक बढ़ा सकती है, तो क्या इसे और खाने से किसी की साधना एक साथ कई स्तरों तक बढ़ जाएगी? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह लू शुन उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह लियू लिंग और अन्य लोग। अध्याय 227 अंतर्दृष्टि की अवस्था स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। बेशक झांग जुबान को पता था कि यह असंभव था। एक औषध विक्रेता के रूप में वह जानता था कि कोई दवा कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, व्यक्ति धीरे धीरे उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेगा जितना अधिक वह उसका सेवन करेगा। और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह उन गोलियों के बारे में है जो किसी की साधना को बढ़ाती हैं। उनके आघातों का उपचार करने और लू शुन के साथ अपने मनमुटाव को सुझाने के बाद आखिरकार उसका यहाँ का सारा काम समाप्त हो गया। जैसे ही प्रभारी शिक्षक ने प्रथम वर्ष के छात्रों के टूर्नामेंट के प्रारंभ की घोषणा करने की कोशिश की, असंख्य छात्र अचानक मंच की ओर दौड़ पड़े। उनकी आंखें उत्तेजना से लाल थीं। वे झांग जुबान को उत्सुकता से घूर रहे थे, मानो वे भूखे भेड़िए हों जो अपने शिकार को देख रहे हों। झांग लाओशी, मैं आपके मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना छात्र स्वीकार करेंगे? मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए। मैं न केवल प्रतिभाशाली हूँ, बल्कि मैं आपका बिस्तर समेटने और घर के काम करने में भी आपकी मदद कर सकती हूँ। दरअसल मैं हमेशा से आपका आदर करता आया हूँ। भले ही मैं आपका छात्र न बन सकूं, लेकिन मुझे आपकी कक्षाओं को सुनने में कोई आपत्ति नहीं है। गुरुजी, मेरा खानदान धनी है। जब तक आप मुझे अपना विद्यार्थी स्वीकार कर लेते हैं, पैसे की कोई समस्या नहीं है। पैसा पैसा पैसा, दफा हो जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि झांग लाओशी एक भौतिकवादी व्यक्ति हैं? लेकिन झांग लाओशी, अगर आप सच में चाहते हैं मेरा खानदान भी धनी है, तो कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लें। शिक्षक मूल्यांकन में उनके शानदार प्रदर्शन के साथ साथ तीनों गुरु शिक्षकों को भी उलझा देने वाली समस्या को हल करने की उनकी क्षमता ने यहाँ मौजूद सभी छात्रों में उत्साह भर दिया था। वे खुद को रोक नहीं पाए और उन्हें अपना शिक्षक स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ पड़े। पलक झपकते ही द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े में हंगामा मच गया। झांग लाओशी के प्रति उनके मन में जो भी शंकाएं थीं, वे सब गायब हो गईं। अनगिनत छात्र इस अवसर को खोने के डर से झांग लाओशी के करीब पहुंचने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। कुछ लोग तो इतने पछतावे से भर गए कि उन्होंने आत्महत्या करने की ठान ली। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने उस समय तरह तरह की अफवाहों पर विश्वास न किया होता तो वे अब तक झांग लाओशी के शिष्य बन चुके होते। अगर उन्होंने स्कूल सत्र की शुरुआत में ही उन्हें पहचान लिया होता तो मंच पर चमकने वाले जेंग यांग और अन्य लोग नहीं, बल्कि वे होते। ये जानना जरूरी है कि जेंग यांग और अन्य लोग बैच में शीर्ष पर रहने से बहुत दूर थे और युआन ताओ तो बैच में सबसे आखिरी में था। लेकिन इस समय युआन ताओ भी अपने बल प्रयोग से लू लाओशी को पीछे धकेलने में सक्षम था। जिस तरह से उसने लू लाओशी को बलपूर्वक रोका था, वह दृश्य अभी भी उनके मन में ताज़ा था और इस विचार से वे व्याकुल हो गए थे। एक ऐसे छात्र से जिसने मुश्किल से अकादमी में प्रवेश पाया था, आधे महीने के भीतर एक ऐसे विशेषज्ञ बनने तक जो पिक्सु क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी चुनौती दे सकता है। अगर उन्होंने इसे स्वयं न देखा होता तो वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यह संभव है। यह झांग जुबान भी अचंभित रह गया। जाहिर है उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनके कार्यों से इतना हंगामा मच जाएगा। शिक्षक ने आखिरकार उन सभी मुश्किलों के बाद अपनी प्रतिष्ठा वापस पा ली है। जब झाओया और अन्य लोगों को इस घटना का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। जब से लू शुन ने झांग लाओशी को चुनौती दी थी, तब से वे क्रोध और आक्रोश से घुट रहे थे। इन भावनाओं ने उन्हें अपने गुरु को सम्मान और गौरव दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, और अब आखिरकार उन्होंने ये कर दिखाया। झांग लाओशी की प्रतिभा को आखिरकार पहचान मिल रही थी। उनके भीतर एक विशेष प्रकार का गर्व जागृत हुआ। उस क्षण ऐसा लग रहा था मानो वे गर्व से पूरी दुनिया को चिल्लाकर बताना चाहते हों, देखिए, ये मेरे शिक्षक हैं। झांग जुबान डॉट 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 डॉट। मेरे पास पहले से ही 5 छात्र हैं और फिलहाल मेरा और छात्रों को दाखिला देने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि आप सभी जिस तरह से उत्सुक दिख रहे हैं, उसे देखते हुए कैसा रहेगा अगर मैं साधना के मूल सिद्धांतों पर एक व्याख्यान दूं, और शायद यह उपयोगी साबित हो।
ये जानते हुए कि इतने सारे छात्रों को स्वीकार करने पर वह थकान से मर जाएगा, झांग जुबान ने एक विचार आने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। सिर्फ इन 5 छात्रों की वजह से ही वह लगभग दिवालिया हो गया था। अगर वह एक साथ इतने सारे छात्रों को दाखिला दे देता तो शायद उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। झांग लाओशी अब किसी भी छात्र को दाखिला नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका व्याख्यान सुनना भी अच्छा है। जब सबको पता चला कि झांग जुबान छात्रों को दाखिला देने का इरादा नहीं रखती हैं तो सब लोग पहले तो निराश हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि झांग जुबान उनके लिए व्याख्यान देंगी तो उनके चेहरे फिर से खिल उठे। झेंग यांग और अन्य लोगों में इतनी तेजी से विकास लाने की क्षमता के साथ उनका पाठ भला साधारण कैसे हो सकता है। खेती के मूल सिद्धांतों पर यह व्याख्यान कल दोपहर को यहीं आयोजित किया जाएगा। जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वे पहले आ सकते हैं, लेकिन आज के लिए चलिए नए छात्रों के टूर्नामेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। भीड़ को संबोधित करने और शांत करने के बाद झांग जुबान द्वंद्व युद्ध के अखाड़े से चले गए। अगर वह अभी नहीं निकला तो हो सकता है कि उन उन्मादी छात्रों द्वारा उसे सचमुच खा लिया जाए। इसके अलावा फ्रेशमैन टूर्नामेंट दिन का मुख्य आकर्षण होना चाहिए। शिक्षक मूल्यांकन को तो बस एक शुरुआती कार्यक्रम माना जा सकता है और इसे मुख्य आयोजन से ध्यान नहीं हटाना चाहिए। जैसे ही वह अपनी कक्षा में वापस लौटा, तीनों गुरु शिक्षक तेजी से उसके पीछे पीछे आ गए। वरिष्ठ, उन तीनों ने आपस में हाथ मिला लिए। ओह, कृपया बैठ जाए, दरअसल मुझे आपसे कुछ काम है जिसके लिए मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। झांग जुबान मुस्कुराए। आप यांगशी के सीधे शिष्य हैं जबकि हम केवल उनके छात्र हैं। हमारे वरिष्ठ होने के नाते कृपया हमें निर्देश देने में संकोच न करें। इसमें कोई परेशानी नहीं है। लियूलिंग ने अजीब सी मुस्कान दी। सहपाठियों के बीच भी एक पदानुक्रम मौजूद होता है। प्रत्यक्ष शिष्यों का स्थान सर्वोच्च होता है और अन्य छात्रों को उनकी साधना के स्तर या उम्र की परवाह किए बिना उन्हें वरिष्ठ कहकर संबोधित करना पड़ता है। कनिष्ठ होने के नाते उनके लिए अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन करना ही उचित था। बात कुछ ऐसी है। उन्हें इतनी आसानी से सहमत होते देख झांग जुबान ने सिर हिलाया और आगे कहा, आप जानते हैं कि यांगशी को घूमना फिरना पसंद है और वे सांसारिक मामलों में कम ही दखल देते हैं। भले ही उन्होंने मुझे अपना शिष्य मान लिया है, लेकिन उन्होंने मुझे केवल अपने आप अध्ययन करने का निर्देश दिया है और अभिलेखों में मेरी पहचान को आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं किया है। इसलिए मुझे अपने गुरु की परीक्षा के लिए आप तीनों से मदद लेनी पड़ सकती है। उन्होंने उन्हें अपने छात्र के रूप में स्वीकार करने का यही कारण था। चूंकि यांगशी के लिए इस मामले को उठाना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए झांग जुबान को ही इसे उठाना पड़ा। अरे, मैं सोच रही थी कि ये किस तरह का मामला है। ये तो मुश्किल नहीं है। लियूलिंग मुस्कुराए। गुरु शिक्षक की परीक्षा देने के लिए कम से कम सहायक गुरु शिक्षक होना जरूरी है। चूंकि यांगशी ने लाइमलाइट से दूर रहने का फैसला किया है और उनके लिए अपनी पहचान जाहिर करना ठीक नहीं है, इसलिए हम तीनों उनकी जगह परीक्षा दे सकते हैं। बोलते हुए उसने अपनी कलाई झटक दी, एक जेड टोकन निकाला और उसे झांग जुबान को दे दिया। ये हमारी आभा से युक्त एक पहचान चिन्ह है। जब तक आप इसे अपने साथ रखेंगे, आपको हमारे द्वारा परखे और मान्यता प्राप्त सहायक गुरु शिक्षक के रूप में पहचाना जाएगा। स्वामित्व प्राप्त करने के लिए आपको बस इस पर खून की एक बूंद टपकानी होगी और उसके बाद आप जिस भी गुरु शिक्षक मंडप में जाएंगे, आपको हमारे शिष्य के रूप में पहचाना जाएगा, जिससे आपको गुरु शिक्षक परीक्षा देने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। अरे, इतना आसान। जेड टोकन को सहजता से स्वीकार करते हुए झांग जुबान को यह स्थिति अविश्वसनीय लगी। उन्होंने हमेशा सोचा था कि यह एक जटिल प्रक्रिया होगी, लेकिन ये सोचकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में इतनी आसान होगी। सहायक गुरु शिक्षक बनना मुश्किल नहीं है। जब तक कोई गुरु शिक्षक आपको मान्यता दे देता है, सभी उत्कृष्ट शिक्षक और उच्च स्तरीय शिक्षक सहायक गुरु शिक्षक बनने के योग्य होते हैं। असली मुश्किल तो गुरु शिक्षक परीक्षा के लिए आवश्यक योग्यताओं को पूरा करने में है। लियूलिंग ने कहा। ओह, तो ये पूर्व आवश्यकताएं क्या हैं? टोकन पर अपना मालिकाना हक जताने के बाद झांग जुबान ने टोकन अपने पास रख लिया और पूछा। त्यानिक्सुआन राज्य में कोई गुरु शिक्षक नहीं थे और न ही राज्य के पुस्तक संग्रह कक्ष में इसका कोई रिकॉर्ड था। हालांकि वह पिछले कुछ दिनों से गुरु शिक्षक होने का ढोंग कर रहा था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इसके लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, वह परीक्षा कहाँ दे सकता है और इस तरह की अन्य बुनियादी जानकारी भी उसे नहीं पता थी। मास्टर टीचर परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए कुछ बाहरी और आंतरिक शर्तें पूरी करनी होती हैं। बाहरी शर्तों में मास्टर टीचर की सिफारिश, सहायक मास्टर टीचर की पहचान और कम से कम एक सहायक व्यवसाय शामिल हैं। लियूलिंग ने समझाया। हाँ, झांग जुबान ने सिर हिलाया। उसने ये सब बातें पहले भी सुनी थीं। आंतरिक अवस्थाओं की बात करें तो वे 2 हैं। लियूलिंग ने आगे कहा। अवस्थाएं हैं शांत जल के हृदय की अंतर्दृष्टि की अवस्था और टोनबक्सुआन स्तर की साधना तक पहुंचना। अंतर्दृष्टि की अवस्था? झांग जुबान ने संदेहपूर्वक पूछा। वह जानता था कि विल ऑफ माइंड दोगदान का अर्थ थॉट ऑफ ट्रैंक्विल वाटर है, लेकिन उसने स्टेट ऑफ इनसाइट शब्द के बारे में कभी नहीं सुना था। लियूलिंग ने समझाया, मन की इच्छाशक्ति वह गुण है जिसे सभी साधकों और सभी व्यवसायों के पेशेवरों को निरंतर निखारना पड़ता है। शांत हृदय उस स्तर को संदर्भित करता है जहां व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है, जिससे वह बाहरी कारकों के किसी भी प्रभाव के बिना अपना पूरा ध्यान एक ही कार्य पर केंद्रित कर पाता है। झांग जुबान ने सिर हिलाया। लियूलिंग की बातें सच थीं। दरअसल वैद्य चेन शियाओ, वैद्य मेंग यान और अन्य लोग उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे कि उनकी नकारात्मक भावनाओं का असर उनके द्वारा बनाई गई शांत हृदय की गोली पर पड़े, जिससे उनकी गोलियों ने अपना मूल कार्य खो दिया। शांत जल के हृदय के 2 वर्गीकरण हैं। एक का संबंध मुख्य रूप से गुरु शिक्षकों से है, जबकि दूसरा सामान्य साधकों और पेशेवरों के लिए प्रासंगिक है। 2 अलग अलग वर्गीकरणों का कारण सरल है। एक कुशल शिक्षक को जिस शांत जल का हृदय प्राप्त करना होता है, वह अन्य व्यवसायों की आवश्यकताओं से भिन्न होता है। यही कारण है कि कुशल शिक्षकों को इतना अधिक सम्मान दिया जाता है। अन्य पेशेवरों और साधकों को केवल पूर्ण शांति के स्तर तक पहुंचना होता है, जिससे वे किसी भी बाहरी या आंतरिक कारकों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गुरु से संबंधित शांत जल का हृदय सार को समझने और सत्य को असत्य से अलग करने की क्षमता के बारे में है। सत्य और असत्य में अंतर करना, मूल तत्व में गहराई से झांकना। जी हाँ, अगर आपको ये समझने में मुश्किल हो रही है तो मैं इसे इस तरह समझाता हूँ।
साधारण साधकों द्वारा प्राप्त की जाने वाली शांत जल की अवस्था को एकाग्रता की अवस्था कहा जाता है। यह उनके लिए तब तक पर्याप्त है जब तक वे किसी अन्य कारक से विचलित हुए बिना अपना पूरा ध्यान एक ही विषय पर केंद्रित कर पाते हैं। दूसरी ओर गुरुओं से संबंधित शांत जल की अवस्था को अंतर्दृष्टि की अवस्था कहा जाता है। ये व्यक्ति को किसी विषय की संरचना को समझने और समस्या के मूल को निर्धारित करने की क्षमता प्रदान करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि वे दोनों ही शांत जल के हृदय के स्तर पर हैं, फिर भी एक गुरु शिक्षक की अवस्था सामान्य मनुष्यों से भिन्न होती है। केवल शांत जल के हृदय की अंतर्दृष्टि की अवस्था प्राप्त करने वाले ही गुरु शिक्षक की परीक्षा देने के पात्र होते हैं। यही कारण है कि औषधालय के शिक्षक, चाय के गुरु शिक्षक, प्रशिक्षण के गुरु शिक्षक, लोहार के शिक्षक आदि गुरु शिक्षक नहीं कहलाते। सहायक व्यवसाय होने पर व्यक्ति मास्टर शिक्षक परीक्षा देने के योग्य हो जाता है। झांग जुबान सोच रही थी कि यह अजीब बात है कि एल्दतियान ने मास्टर शिक्षक परीक्षा नहीं दी, जबकि वे बेवू अकादमी में चाय के मास्टर शिक्षक थे। अंततः समस्या की जड़ यही थी, अंतर्दृष्टि की अवस्था के बिना व्यक्ति अपात्र है। तो फिर शांत जल के हृदय की अंतर्दृष्टि की अवस्था तक पहुंचने के लिए किस प्रकार साधना करनी चाहिए? इसके पीछे का कारण समझते हुए झांग जुबान ने पूछा। वहां कैसे पहुंचे? लियू लिंग, ज़ूंग शियान और जेंग फेई ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मुस्कुराए। उस अवस्था को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है, यह एक प्रतिभा है। जो लोग गुरु बनने की क्षमता रखते हैं वे शांत जल के हृदय की अवस्था प्राप्त करने पर अंतर्दृष्टि की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उन्हें सत्य और असत्य में अंतर करने की क्षमता प्राप्त होती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे औषध विक्रेताओं के लिए लकड़ी तत्व का शारीरिक गठन आवश्यक होता है। प्रतिभा के बिना चाहे कोई कितना भी परिश्रम करे, एक कुशल शिक्षक बनना असंभव है। एक उदाहरण के तौर पर, चाहे कोई पुरुष कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसके लिए संतान उत्पन्न करना असंभव है। प्रतिभा के बिना चाहे कोई कितना भी कठिन प्रशिक्षण ले, वह व्यर्थ होगा। शांत जल के हृदय तक पहुंचने पर क्या कोई सत्य और असत्य में अंतर कर पाएगा? यह देख झांग जुबान का दिल जोर से धड़कने लगा। वह शांत जल के केंद्र तक तो पहुंच चुका था, लेकिन उसे ऐसी क्षमता क्यों नहीं मिली? अंतर्दृष्टि की अवस्था और एकत्व की अवस्था के बीच अंतर कैसे किया जाता है? सबसे सरल उदाहरण ले तो किसी व्यक्ति को युद्ध तकनीक का प्रदर्शन करते हुए देखकर अंतर्दृष्टि की अवस्था प्राप्त कर चुका व्यक्ति सहज रूप से चालों के पीछे के तर्क का विश्लेषण कर सकता है, उन्हें व्यवस्थित कर सकता है और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका निकाल सकता है। दूसरी ओर एकाग्रता की अवस्था में मौजूद व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ होता है। लियू लिंग ने आगे कहा, गुरु शिक्षक अक्सर प्रतिभाशाली शिक्षकों को अपना शिष्य इसलिए चुनते हैं क्योंकि संभवतः उनमें ऐसी प्रतिभा होती है जिसके कारण छात्र इतनी स्वेच्छा से उनका अनुसरण करते हैं। युद्ध तकनीकों के पीछे के तर्क का सहज रूप से विश्लेषण करें। झांग जुबान का शरीर कांप उठा। अरे यार, उसने तो बहुत पहले ही शांत जल का हृदय प्राप्त कर लिया था, लेकिन फिर भी उसे ऐसी घटना का अनुभव क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि उनमें एक कुशल शिक्षक बनने की प्रतिभा ही न हो? अगर ऐसा है तो उसका पतन निश्चित है। अध्याय 228। किसी के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। स्वर्ग पथ का पुस्तकालय। वह हमेशा से समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए पुस्तकालय पर ही निर्भर रहा था, जहां वह कमियों को ढूंढता था। उसने कभी भी सत्य और कल्पना के बीच अंतर करने की अपनी क्षमता पर ध्यान नहीं दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी शांत जल का हृदय अंतर्दृष्टि की अवस्था न हो? यदि यह अंतर्दृष्टि की अवस्था न होती तो वह गुरु शिक्षक की परीक्षा नहीं दे पाता। यदि ऐसा होता तो इतने शक्तिशाली पुस्तकालय का क्या लाभ होता? ये सच नहीं हो सकता। झांग जुबान की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एक और संभावना सूझी। चून की पुस्तकालय हर बार कोई युद्ध तकनीक देखने पर एक पुस्तक संकलित करता था, इसलिए वह सहज रूप से उसका सहारा लेता था। इस तरह के गुप्त तरीके से कोई भी चालों और उनके क्रम के पीछे के तर्क का विश्लेषण करने की जहमत नहीं उठाता था। इसलिए अभी निश्चित रूप से कुछ कहना जल्दबाजी होगी। तो आप ये कैसे जांचते हैं कि किसी व्यक्ति में अंतर्दृष्टि की अवस्था या एकाग्रता की अवस्था है? झांग जुबान ने ये सोचते हुए पूछा। अरे, ये तो बहुत आसान है। मेरे पास एक अंतर्दृष्टि का पत्थर है। इसे धारण करने और मन की अवस्था को शांत जल के हृदय तक समायोजित करने के बाद यदि इस पर अंक दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अंतर्दृष्टि की अवस्था में हैं, अन्यथा इसका अर्थ है कि आप एकत्व की अवस्था में हैं। लियू लिंग ने एक हरा पत्थर उठाया। उस पर रेखाओं का एक घना समूह बना हुआ था, जिसे देखकर उसे चक्कर आने लगा। बेशक अंतर्दृष्टि की अवस्था के भी विभिन्न स्तर होते हैं। संख्या जितनी अधिक होगी, प्रतिभा उतनी ही अधिक होगी। यदि आपकी आत्मिक गहराई 3 तक पहुंच गई है तो आप प्रथम सितारा गुरु शिक्षक परीक्षा देने के योग्य हैं। वरिष्ठ गुरु के एक शिक्षक के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन और यामशी की नज़र आप पर पड़ने को देखते हुए आपको पहले ही 4 या उससे अधिक स्तर प्राप्त कर लेना चाहिए था। यह ऐसी चीज़ है जिसकी बराबरी हम जैसे लोग अपनी पूरी क्षमता का दोहन करने के बाद भी नहीं कर सकते। इस पर लियू लिंग और अन्य लोग प्रशंसा भरी निगाहों से झांग जुबान को देखने लगे। किसी व्यक्ति की अंतर्दृष्टि की गहराई ही उसकी प्रतिभा का निर्धारण करती है। अंतर्दृष्टि का स्तर जितना अधिक होता है, व्यक्ति उतना ही अधिक चीज़ों के सार को समझ पाता है और उतनी ही अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच पाता है। उनमें से कुछ ही प्रथम श्रेणी के गुरु शिक्षक बनने की योग्यता की पूर्व शर्तों को पूरा कर पाए थे। वर्षों के अथक परिश्रम और लगन के बावजूद उनकी सारी क्षमता समाप्त हो चुकी थी। ज़ोंगशी बनने के बाद भी ये कहना मुश्किल था कि उनकी आत्मिक गहराई द्वितीय श्रेणी के गुरु शिक्षक की परीक्षा देने के योग्य हो पाएगी या नहीं। उनके सामने मौजूद उस नौजवान ने जिस तरह यामशी का ध्यान अपनी ओर खींचा, उससे स्पष्ट था कि उसमें असाधारण क्षमता थी। उनके अनुसार उसकी आत्मिक गहराई 3 से अधिक थी। यही कारण था कि वे उसे वरिष्ठ कहने को तैयार थे। क्या आप मुझे यह अंतर्दृष्टि का पत्थर दे सकते हैं? ये पत्थर आमतौर पर गुरुओं द्वारा शिष्य का चयन करते समय उसकी योग्यता का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे शक्ति मापने वाले पत्थर के स्तंभ का उपयोग होता है। इसलिए मेरे पास यहाँ कुछ पत्थर हैं। अगर वरिष्ठ इसका उपयोग करना चाहें तो बेझिझक एक ले लें। लियू लिंग मुस्कुराए। हालांकि वरिष्ठ की उम्र को देखते हुए आप शायद अभी तक शांत हृदय की अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप उस अवस्था तक पहुंच जाएं, तब आप इसका परीक्षण कर सकते हैं।
हाँ, अंतर्दृष्टि के पत्थर को पकड़ते हुए झांग जुवान ने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया। उस पर बनी रेखाएं प्राकृतिक रूप से बनी थीं, जानबूझकर तराशने या ऐसी किसी चीज के कोई निशान नहीं थे। किसी तरह इसने उसके मन में यह एहसास जगाया कि यह हर चीज के सार में झांकने में सक्षम है। ठीक है, मैं मास्टर टीचर की परीक्षा कहाँ दे सकता हूँ? अंतर्दृष्टि के पत्थर को पकड़े हुए झांग जुवान ने अपना सिर उठाया और पूछना जारी रखा। मास्टर टीचर परीक्षा निश्चित रूप से मास्टर टीचर पवेलियन में आयोजित की जाती है। त्यानिक्सुआन साम्राज्य के सबसे नजदीक शाखा प्रथम श्रेणी के त्यानबू साम्राज्य में है। वहाँ 2 स्टार मास्टर टीचर हैं और परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। वास्तव में आप वहाँ 2 स्टार मास्टर टीचर परीक्षा भी दे सकते हैं। लियूलिंग ने आगे कहा, यदि सीनियर हॉट ऑफ ट्रैंक्विल वाटर तक पहुंच जाते हैं तो आप वहां जाकर इसे आजमा सकते हैं। बशर्ते आप सभी पूर्वापेक्षाओं को पूरा करते हो, आप इसके लिए पंजीकरण कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, झांग जुवान ने सिर हिलाया। ठीक है सीनियर, अगर आपके पास कोई और निर्देश हो तो हमें बता दीजिएगा। अभी के लिए हम विदा लेते हैं। कुछ देर और बातचीत करने के बाद लियूलिंग और अन्य लोग उठकर चले गए। उन्हें जाते देख झांग जुवान ने अपनी कलाई झटक दी और अंतर्दृष्टि का पत्थर एक बार फिर उसकी हथेलियों में प्रकट हो गया। मुझे ये जांचना चाहिए कि क्या मुझमें शांत जल के हृदय की अंतर्दृष्टि की अवस्था है। इस दुनिया में गुरुओं का सम्मान अतुलनीय था। गुरु बनने से झांग जुवान को काम करने में बहुत आसानी होगी और उसे स्वरपथ पुस्तकालय की दक्षता प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा। यदि वह इस क्षेत्र में प्रतिभाहीन साबित हुआ तो यह वास्तव में खेदजनक होगा। अंतर्दृष्टि के पत्थर को दोनों हाथों से थामे हुए उसने अपनी मनस्थिति को स्थिर किया और शांत जल के हृदय में प्रवेश किया। पल भर में उसकी चिंता समेत सभी भावनाएं उससे गायब हो गईं। ये वह अवस्था थी जो व्यक्ति को अपनी कुंठा और बेचैनी से मुक्ति दिलाती थी, जिससे वह मामलों का तर्कसंगत विश्लेषण कर पाता था। ये वह अवस्था थी जिसका सपना अनगिनत साधक देखते थे। बस इतना ही कि ऐसी अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपना सारा ध्यान एक ही चीज पर केंद्रित करने में सक्षम होना पड़ता था। इस तथ्य से ही पता चलता है कि ऐसा करना कितना कठिन है कि पूरी होंगटियन अकादमी के केवल प्रधानाचार्य ही ऐसी अवस्था तक पहुंच पाए थे। यही वजह थी कि जब शेन बीरू ने झांग हुआन को इस हालत में देखा तो वह सदमे से लगभग बेहोश हो गई थी। विंग शांत जल के हृदय तक पहुंचने पर उसके हाथों में मौजूद अंतर्दृष्टि का पत्थर कांप उठा और संख्याएं धीरे धीरे सतह पर तैरने लगीं। पत्थर पर कुछ दिखाई देने पर झांग जुवान को राहत मिली। लियूलिंग ने कहा था कि यदि किसी के पास केवल शांत जल के हृदय की अवस्था हो तो पत्थर पर अंक दिखाई नहीं देंगे। इस प्रकार इसका अर्थ यह था कि उसके पास अंतर्दृष्टि की अवस्था थी। ये बहुत बड़ी राहत थी। कम से कम उनमें अभी भी एक कुशल शिक्षक बनने की क्षमता थी। कुछ देर पहले तक वह इस बात को लेकर चिंतित था कि वह अपनी क्षमताओं से दूसरों की युद्ध तकनीकों के तर्क और क्रम को नहीं समझ पा रहा था और शायद उसमें ऐसी प्रतिभा नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था कि वह बस जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह एक असाधारण व्यक्तित्व था जिसके पास स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय था। भला उसमें एकमात्र प्रथम श्रेणी का गुरु शिक्षक बनने की क्षमता भी क्यों नहीं थी? राहत की सांस लेते हुए झांग जुवान ने अंतर्दृष्टि के पत्थर पर लिखे अंकों को देखने के लिए नीचे की ओर देखा। यदि यह मान 3 तक पहुंच जाता है तो झांग जुवान प्रथम सितारा मास्टर शिक्षक परीक्षा देने के योग्य हो जाएगा। उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसका मान कम से कम 4, 5 या यहाँ तक कि 6, 7, 8, 9 होना चाहिए, अन्यथा यह उनकी पहचान के अनुरूप नहीं होगा। उसने प्रसन्नतापूर्वक सोचा जब अंततः स्टोन ऑफ इनसाइट पर अंकित संख्याएं हिलना बंद हो गईं और उसके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। जब झांग जुवान मास्टर टीचर की परीक्षा देने और अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करने का सपना देख रहा था, तभी उसने परीक्षा के अंक देखे। पल भर में उसकी आंखें फटी रह गईं। यह क्या आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं? झांग जुवान के चेहरे पर भावभंगिमा छा गई। परिणाम देखकर वह लगभग रोने ही वाला था। उसने पत्थर पर लिखे अंक देखे 0.1। आपको किसी के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लियूलिंग के अनुसार औसत लगभग 3 या 4 था और जो असाधारण थे उनका स्कोर 5, 6 या यहाँ तक कि 7 तक पहुंच गया। झांग जुवान ने सोचा कि भले ही वह प्रतिभाशाली न हो, उसे कम से कम प्रथम सितारा मास्टर शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण करने की सीमा तक तो पहुंचना ही चाहिए और 3 का स्कोर प्राप्त करना चाहिए। फिर भी 0.1 यह क्या है भाई? क्या इससे भी नीचे जाना संभव है? मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। आंखों में आंसू भर आते हुए झांग जुवान ने अंतर्दृष्टि का पत्थर अपने हाथों में रखा और एक बार फिर कोशिश की। एक पल के बाद पत्थर पर अंकित 0.09 को घूरते हुए झांग जुवान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। उसके होंठों के कोने तेजी से फड़कने लगे। अरे यार, तुमने तो मुझे बहुत कम कीमत बता दी। वह हमेशा से खुद को एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी, प्रतिभाओं में भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मानता था, लेकिन वास्तविकता ने उसे करारा तमाचा मार दिया। इतनी कम आत्मिक गहराई के साथ गुरु शिक्षक की परीक्षा देना, उसका तो बस उपहास ही उड़ाया जाएगा। अगर वह सचमुच अभी वहां चला जाए तो अगले ही पल उसे वहां से भगा दिया जाएगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। कुछ बार कोशिश करने के बाद झांग जुवान ने आखिरकार यह बात मान ली कि उसकी आत्मा की गहराई वाकई इतनी कम थी। हर बार जब वह इसका परीक्षण करता तो उसकी आत्मा की गहराई 0.01 कम हो जाती और अंत में यह घटकर केवल 0.05 रह गई। अगली बार जब मैं लियूलिंग और अन्य लोगों से मिलूंगी तो मुझे उनसे पूछना होगा कि क्या आत्मा की गहराई बढ़ाने की कोई तकनीक है, अन्यथा इतनी कम आत्मा की गहराई के साथ गुरु बनना महज एक सपना ही रह जाएगा। बेहोश होने की इच्छा को दबाते हुए झांग जुवान ने खुद को सांत्वना दी। फिलहाल वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि गुरु मंडप में आत्मगौरव बढ़ाने की कोई गुप्त विधि हो। तब तक उसे केवल स्वरपथ के पुस्तकालय का उपयोग करना था, स्वरपथ की नियमावली तैयार करनी थी और अपनी अंतर्दृष्टि की स्थिति को तेजी से बढ़ाना था। अन्यथा उनकी वर्तमान प्रतिष्ठा को देखते हुए उन्हें एक उत्कृष्ट शिक्षक माने जाने के योग्य भी नहीं माना जा सकता था। जब वह अपनी कम आत्मिक गहराई के बारे में क्या करना चाहिए इस पर विचार कर रहा था, तभी उसने कक्षा के दरवाजे पर दस्तक सुनी। क्या झांग जुआन लाओशी अंदर है? सम्राट शेन जुई। झांग जुआन ने आवाज पहचान ली और कहा, आप बेझिझक अंदर आ सकते हैं।
चरमराहट, दरवाजे खुले और दो आदमी अंदर आए। उनमें से एक सम्राट शेन जुई थे जबकि दूसरे अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। वे देखने में आकर्षक थे और अगर झांग जुबान ध्यान से देखती तो उनमें झाओया के चेहरे की झलक दिखाई देती। झांग लाओशी, ये झाओया के पिता नगर प्रमुख झाओ फेंग हैं। उन्होंने विशेष रूप से यहाँ आकर आपकी बेटी की देखभाल और मार्गदर्शन के लिए आपको धन्यवाद दिया है, सम्राट शेन जुई ने विनम्रतापूर्वक कहा। यद्यपि दूसरा पक्ष अभी तक एक महान शिक्षक नहीं था, फिर भी वह यांगशी का प्रत्यक्ष शिष्य था जो तीनों महान शिक्षकों में वरिष्ठ था। ऐसे व्यक्ति के समक्ष देश के संप्रभु होने के बावजूद भी वह धृष्टतापूर्ण व्यवहार करने का साहस नहीं करता था। झाओ फेंग ने झांग लाओशी को प्रणाम किया। नगर स्वामी झाओ फेंग आगे बढ़े और झांग हुआन का अभिवादन किया। चूंकि आप झाओया के पिता हैं इसलिए इतना औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बैठ जाए। झांग जुबान ने उनका स्वागत किया। याओ हान से मुझे पता चला है कि झांग लाओशी पिछले कई दिनों से मेरी बेटी की देखभाल कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे पता है कि झांग लाओशी की प्रतिष्ठा और प्रभाव को देखते हुए आपके पास धन की कमी नहीं है, इसलिए मैंने अपने आदमियों को खजाने की तलाशी लेने को कहा और उन्हें एक ज्ञानो दे ज़ैड मिला, इसलिए मैं कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में इसे आपको देना चाहता हूँ। कुछ देर हल्की फुल्की बातचीत के बाद नगर प्रमुख झाओ फेंग ने उन्हें कुछ वस्तु सौंपी। ज्ञान का ज़ैड। दूसरे पक्ष द्वारा उसे सौंपी गई वस्तु को देखकर झांग जुबान चकित रह गया। ज्ञानो दे ज़ैड को साधक स्पर्श मात्र से ही ग्रहण कर सकता है, ठीक आध्यात्मिक ऊर्जा की तरह। यह न केवल आत्मा की क्षीण गहराई को पुनर्स्थापित करता है बल्कि धीरे धीरे उसे बढ़ाता भी है। गुरु इसका उपयोग अपनी मन की अवस्था को निखारने के लिए करते हैं और यह अत्यंत मूल्यवान है। मेरे बयू नगर में अनगिनत ज़ैड खदानों में से मुझे केवल एक ही मिली है, नगर प्रमुख झाओ फेंग ने समझाया। क्या इससे आत्मा की गहराई बढ़ सकती है? झांग जुबान की आंखें चमक उठीं। उनका उपहार वाकई सही समय पर आया। वह भी इस बात को लेकर असमंजस में था कि वह अपनी कामात्मिक गहराई को कैसे बढ़ाए, तभी नगर स्वामी झाओ फेंग ने अचानक उसके लिए एक ज्ञानवर्धक रत्न भेज दिया। ये तो कमाल की बात है। इतनी कीमती वस्तु मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? झांग जुबान को शर्मिंदगी महसूस हुई। ये बात स्पष्ट थी कि यह कितना मूल्यवान था, क्योंकि पूरे बेयू शहर में यह एकमात्र वस्तु थी। इसके मूल्य को अब पैसों से नहीं मापा जा सकता था। दूसरे पक्ष ने इसे ढूंढने में शायद काफी मेहनत की होगी। झांग लाओशी ने मेरी बेटी पर जो उपकार किया है उसके आगे एक ज़ैड की कीमत क्या है? नगर स्वामी झाओ फेंग ने आदरपूर्वक कहा। उन्होंने न केवल झाओया की अनूठी शारीरिक संरचना को भांप लिया बल्कि उसे जागृत करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास भी किया। यह उपकार इतना महान था कि यद्यपि ज्ञानोदय काल का ज़ैड रत्न मूल्यवान था, फिर भी यह कृतज्ञता का प्रतिफल देने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष उसे यह उपहार देना चाहता था, इसे अस्वीकार करना असभ्य होता। इसके अलावा उसे इसकी आवश्यकता भी थी, इसलिए उसने सिर हिलाकर इसे स्वीकार कर लिया। झाओया मेरी शिष्या है, उसकी साधना में मार्गदर्शन करना ताकि वह तेजी से प्रगति कर सके मेरी जिम्मेदारियों का हिस्सा है। यह कोई लेन देन नहीं है, इसलिए मुझे आपके मुआवजे की आवश्यकता नहीं है। झांग जुबान ने आगे कहा, हालांकि मुझे ज्ञान का रत्न तो चाहिए ही। कैसा रहेगा? झाओया ने मुझे पहले आपके बेयू शहर की साधना तकनीक दिखाई थी और मैं आपके लिए उसका एक संशोधित संस्करण लिख दूंगा। आप इसे ज्ञान के रत्न के बदले में ले सकते हैं। खेती की तकनीक, संशोधित संस्करण। झाओ फेंग और सम्राट शेन जुई आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अध्याय 229। झाओ फेंग का मार्गदर्शन, स्वर्ग पथ का पुस्तकालय। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली प्रत्येक कृषि तकनीक को अनगिनत विशेषज्ञों के प्रयासों से बार बार परिष्कृत किया गया था। अन्य बातों को छोड़ दे तो श्वेत ज़ैड कला कम से कम 300 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अनगिनत पूर्वजों ने इस कौशल को अपनी साधना के रूप में इस्तेमाल किया है और यदि एक महिला होने के नाते झाओया इस कौशल के साथ सहज न होती तो वह भी इस कौशल का अभ्यास करती। 4 साल की उम्र से ही आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने के बाद उन्होंने लंबा सफर तय किया और अब वे राज्य के दूसरे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गए हैं। श्वेत ज़ैड कला ने 40 वर्षों तक उनका साथ दिया है, लेकिन उन्हें इससे कभी कोई समस्या नहीं हुई। फिर भी 20 साल से भी कम उम्र के इस झांग लाओशी ने कहा कि वे इसे संशोधित कर सकते हैं। गंभीरता से, किसी साधना तकनीक को संशोधित और बेहतर बनाने के लिए साधना की गहन समझ आवश्यक थी। केवल वही लोग ऐसा कर सकते थे जो जोंगशी स्तर तक पहुंच चुके थे। इसलिए उनकी बातें सुनकर नगर स्वामी झाओ फेंग और सम्राट शेन जुई थोड़े संशय में आ गए। भले ही पूर्वज शेन होंग जोंगशी स्तर तक पहुंच चुके थे, फिर भी वे सदियों से चली आ रही साधना तकनीक को परिष्कृत करने में असमर्थ थे। फिर भी झांग जुबान ने कहा कि वे ऐसा कर सकते हैं। झांग जुबान ने उन दोनों की आंखों में संदेह देखा, लेकिन उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक कागज और ब्रश लेकर उसने लिखना शुरू कर दिया। पिछली बार जब उन्होंने झाओया और अन्य लोगों को साधना तकनीक सिखाई थी तब भी उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया था। अब तक उन्हें इसकी आदत हो चुकी थी। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने साधना की पूरी तकनीक लिख डाली। यह कागज को उठाते हुए नगर स्वामी झाओ फेंग ने सिर झुकाकर उसे देखा। ये सचमुच वही साधना तकनीक थी जिसका वह अभ्यास कर रहे थे और झांग लाओशी ने इसके कुछ हिस्सों में बदलाव किया था। हालांकि इसे देखने के बाद उनके चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया। क्या इसमें कोई समस्या है? सम्राट शेन जुई ने पूछे बिना नहीं रह सके। महाराज, एक नज़र डालिए। झाओ फेंग ने साधना तकनीक उन्हें सौंप दी। किताब के पन्ने पलटते हुए शेन जुई भी हैरान था। मैंने एक बार अपने पूर्वज को तुम्हारी साधना तकनीक दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि यह प्रभावशाली और शक्तिशाली है, लेकिन इस संशोधन ने तकनीक की सारी खूबियां मिटा दी हैं और यहाँ तक कि इसके कई हिस्सों में कुछ विरोधाभास भी हैं। क्या सच में इसकी साधना की जा सकती है? एक टोंगजुबान स्तर के शिखर विशेषज्ञ और एक देश के शासक के रूप में शेन जुई के पास गहन साधना तकनीकों की नियमावली तक पहुंच थी, इसलिए वह इन मामलों में जानकार थे। कम से कम वह किसी भी साधना तकनीक की खूबियों और कमियों को समझने में सक्षम थे। यदि कोई लिखित सूत्र के अनुसार साधना करे तो इससे उसके शरीर में मौजूद जैन की ऊर्जा में गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है और कई स्पर्श बिंदुओं पर टकराव हो सकता है। सबसे बुरी स्थिति में उसकी साधना बेकाबू भी हो सकती है। इसे उगाकर देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि यह उपयोगी है या नहीं।
उनकी आंखों में संदेह देखकर झांग जुबान को जरा भी गुस्सा नहीं आया। मैं झांग लाओशी पर विश्वास करता हूँ। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद नगर प्रमुख झाओ ने अपना सिर हिलाया। हालांकि इस श्वेत जैद कला को बेहद विचित्र तरीके से संशोधित किया गया था, फिर भी उसने झांग लाओशी पर भरोसा किया। अपनी बेटी के शुद्ध यिन शरीर को भेदने और महज आधे महीने में अपने 5 छात्रों में इतना जबरदस्त सुधार लाने में सक्षम होना, झांग जुबान की विवेक क्षमता और साधना के बारे में उनके ज्ञान की तुलना निश्चित रूप से किसी से नहीं की जा सकती थी। ऐसा सोचते ही नगर स्वामी झाओ ने परिवर्तनों को याद कर लिया, पैरों को मोड़कर फर्श पर बैठ गए और साधना शुरू कर दी। ओह, जैसे ही उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, आसपास से आध्यात्मिक ऊर्जा उसके पास आने लगी और उसके रोमछिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे ही उसने साधना शुरू की, उसकी साधना का स्तर भी स्पष्ट हो गया। टोंगक्सुआन स्तर उन्नत अवस्था में पहुंच गया। बहुत बढ़िया। नगर प्रमुख झाओ के चेहरे की स्वस्थ चमक जल्द ही फीकी पड़ गई। वे हल्के से कांप रहे थे और उनके शरीर से पसीना बह रहा था। उसकी हालत देखकर सम्राट शेनजुई ने तुरंत झांग जुबान की ओर मुड़कर कहा, झांग लाओशी, क्या उसने गलत तरीके से साधना की है? तेज सांसें, अस्थिर मन की स्थिति, ये सब साधना के बेकाबू होने के लक्षण हैं। सामान्यतः साधना के दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण और परिष्करण होकर जेनकी में परिवर्तित होना मन को शांति प्रदान करता है। फिर भी नगर स्वामी झाओ का शरीर कंप रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो रहे हों और वह उनके शरीर से बाहर निकलने को तैयार हो। स्पष्टतः कुछ गड़बड़ थी। जुक्सी और डांटियन क्षेत्रों के विपरीत अगर टोंगजुआन क्षेत्र के किसी साधक की साधना बेकाबू हो जाती थी तो यह कोई छोटी बात नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति मरता भी नहीं है तो कम से कम उसकी साधना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। उस स्थिति में किसी को बचाने का कोई तरीका ही नहीं था। घबराओ मत, अगर नगर प्रमुख झाओ को कुछ गड़बड़ लगी तो वह इसे रोक देंगे। झांग जुबान ने जवाब में बस शांत भाव से मुस्कुरा दिया। झांग जुबान की बातें बिल्कुल सच थीं। कई दशकों तक साधना करने के बाद वह अब कोई नौसिखिया नहीं था जो गुरु की बातों का आंख बंद करके पालन करता हो। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता कि कुछ गड़बड़ है तो वह निश्चित रूप से रुक जाता। ये बात समझकर सम्राट शेनजुई की चिंता कुछ कम हो गई। फिर भी उनकी भौहें अभी भी सिकुड़ी हुई थीं। उसने झांग लाओशी द्वारा किए गए संशोधनों को देखा था। संशोधन के पीछे की अवधारणा श्वेत जैद कला के मूल विचार के विपरीत थी और दोनों के बीच कुछ स्पष्ट विरोधाभास भी थे। क्या इस तरह साधना करना वाकई ठीक था? ये जानना जरूरी है कि एक अतार्किक संशोधन मृत्यु का कारण बन सकता है। इसके अलावा क्या नगर स्वामी झाओ कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे थे? हालांकि झांग लाओशी ने इसे स्वयं संशोधित किया था, फिर भी उन्हें पहले सिद्धांतों की जांच करके इसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर लेनी चाहिए थी। यदि वे सीधे इसी तरह इसका अभ्यास करते तो संभवतः उनकी साधना में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती थी। सकना, जब वह इस मामले के बारे में सोच रहा था तभी नगर स्वामी झाओ का चेहरा अचानक और भी भयानक हो गया और खुद को रोक न पाने के कारण उसने मुंह से खून थूक दिया। नगर स्वामी झाओ, उसे खून थूकते देख सम्राट शेनजुई तुरंत उसका समर्थन करने के लिए खड़े हो गए, लेकिन इससे पहले कि वे दूसरे पक्ष की ओर बढ़ पाते, झांग लाओशी बोल पड़े, जल्दी मत करो, पहले देखो उसने कितना खून थूका है। नीचे देखने पर उसने पाया कि जमीन पर पड़ा खून सामान्य गहरे लाल रंग के खून के विपरीत गहरे लाल रंग का था। सम्राट शेनजुई के चेहरे पर गंभीर भाव दिखाई दिए। ये दृश्य देखकर स्पष्ट हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जब वह इस बारे में दुविधा में था कि उसे इस समस्या के बारे में झांग लाओशी से पूछना चाहिए या नहीं, तभी उसने अचानक देखा कि नगर स्वामी झाओ अपने शरीर की सारी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उग्र रूप से प्रयास कर रहे हैं। बूम! एक जोरदार विस्फोट की आवाज के साथ ही उसकी आभा अचानक और अधिक शक्तिशाली हो गई। टोंगक्सुआन क्षेत्र शिखर, क्या उसने कोई सफलता हासिल की? सम्राट शेनजुई की आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि झांग लाओशी द्वारा नगर स्वामी झाओ को दी गई साधना तकनीक उनके लिए लाभदायक साबित हुई, जिससे वे टोंगक्सुआन क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सके। हालांकि यह एक दायरे के भीतर एक छोटी सी छलांग मात्र थी, लेकिन इतने कम समय में इस उपलब्धि को हासिल कर पाना यह दर्शाता है कि झांग लाओशी ने साधना तकनीक में जो संशोधन किए थे वे कितने प्रभावशाली थे। ये खेती की तकनीक, ये सोचकर सम्राट शेनजुई ने झांग जुबान द्वारा लिखित साधना विधि को विश्लेषण के लिए उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि झांग जुबान ने उनसे पहले ही वह विधि ले ली थी और उन्होंने उसे लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। बहुत खूब, कागज के कई टुकड़े पास ही स्थित चिमनी में गिर गए और राख में बदल गए। सम्राट शेनजुई और भी ज्यादा भ्रमित हो गए। एक देश के शासक के रूप में उन्हें हमेशा अपनी श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता पर गर्व था, लेकिन आज झांग लाओशी के कार्यों ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। उन्हें लगा जैसे वे मूर्ख हैं और दूसरे पक्ष के कार्यों के पीछे का तर्क उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। झांग लाओशी ने कहा था कि वह नगर स्वामी झाओ की साधना तकनीक में संशोधन करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें एक स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण संशोधित संस्करण दे दिया। अंततः इस साधना तकनीक के कारण नगर स्वामी झाओ, जो कई वर्षों से टोंगजुआन स्तर की उन्नत अवस्था में अटके हुए थे, कुछ ही क्षणों में उस अवस्था को पार करने में सफल हो गए। क्योंकि यह इतनी कारगर थी, इसलिए ये साधना तकनीक अत्यंत मूल्यवान होनी चाहिए थी। फिर भी उसने इसे चूल्हे में फेंक दिया, जिससे ये जलकर राख हो गई। चूंकि आपने दूसरे पक्ष के लिए खेती की तकनीक में बदलाव किया था, इसलिए आपका इरादा यह होना चाहिए था कि वह भविष्य में इसका सही ढंग से अभ्यास करे। अगर ऐसा है तो आपने इसे नष्ट क्यों किया? यांगशी के शिष्य से यही उम्मीद थी। अविश्वसनीय। अपनी उलझन में अचानक उसके मन में एक आकृति उभर आए। यांगशे, सच कहें तो यांगशी के कार्य और भी विचित्र थे, लेकिन उनके असाधारण प्रभाव थे। उनके प्रत्यक्ष शिष्य होने के नाते झांग जुबान को उनका एक गुण विरासत में मिला था। धन्यवाद झांग लाओशी। जब वह ये सोच ही रहा था तब तक नगर स्वामी झाओ फेंग ने अपनी साधना पूरी कर ली थी। झांग लाओशी को एक बार फिर देखते हुए उनके चेहरे पर दूसरे पक्ष के प्रति गहरा सम्मान और प्रशंसा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। क्या तुम इसे समझते हो? झांग जुबान ने पूछा। हाँ, मैं समझ गया। नगर प्रमुख झाओ ने सिर हिलाया। अच्छा, अब आप जा सकते हैं, झांग जुबान ने हाथ हिलाते हुए कहा। ठीक है। नगर प्रमुख झाओ ने सिर हिलाया और पीछे हट गए। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने जले हुए गुप्त नियमावली का जिक्र तक नहीं किया।
यह उन दोनों के अजीबोगरीब व्यवहार और समझ से परे बातों को देखकर सम्राट शेन जुई को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या पूछें। इसलिए वे भी उठ खड़े हुए और विदाई ली। झांग लाओशी, मैं भी अब चलता हूँ। इसके बाद वह जल्दी से वहां से चला गया। कक्षा से बाहर निकलते ही उसने देखा कि नगर स्वामी झाओ झांग लाओशी की कक्षा को प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। क्या हुआ? सम्राट शेन जुई ने पूछे बिना नहीं रह सके। उन दोनों की विचित्र हरकतों को लेकर वह जिज्ञासावश मरने ही वाला था। महाराज, आपने झांग लाओशी द्वारा मेरे लिए संशोधित साधना तकनीक देखी, आपको ये कैसी लगी? नगर स्वामी झाओ ने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने स्वयं एक प्रश्न पूछा। मुझे लगता है कि ये बहुत उलझा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सम्राट शेन जुई ने एक पल हिचकिचाने के बाद अपने मन की बात कही। हालांकि उसने नगर स्वामी झाओ को उस तकनीक का अभ्यास करके सफलता प्राप्त करते देखा था, फिर भी उसे लगा कि उसमें निहित बातें अतार्किक हैं। कुछ तो गड़बड़ है। सचमुच ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। ईमानदारी से कहूं तो झांग लाओशी ने जानबूझकर ऐसा किया है। नगर प्रमुख झाओ ने सिर हिलाया। क्या उसने जानबूझकर इसमें गलत बदलाव किया? सम्राट शेन जुई बेहोश हो गए। तुम्हें पता था फिर भी तुमने साधना जारी रखी। गलत साधना तकनीक कोई मजाक नहीं थी। गलत तरीके से साधना करने पर साधना तकनीक बेकाबू हो सकती थी। फिर भी ये जानते हुए भी कि यह गलत है, उसने ऐसा करना जारी रखा। इन दोनों को क्या हो गया है? इसके अलावा अगर यह गलत था तो आप टोंगक्सुआन क्षेत्र के शिखर तक कैसे पहुंचे? आखिर चल क्या रहा था? अध्याय 230 स्वर्ग के मार्ग की पुस्तक, पहला भाग, स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। हमारे झाओ वंश की साधना तकनीक भव्य और प्रभावशाली है। महाराज, आपको इसकी भलीभांति जानकारी होनी चाहिए। दूसरे पक्ष की आंखों में भ्रम देखकर नगर स्वामी झाओ फैंग ने तुरंत उसे मामला समझाया। बिल्कुल, सम्राट शेन जुई ने सिर हिलाकर सहमति जताई। दरअसल कई साल पहले झाओ और शेन वंश ने मिलकर वर्तमान त्यानिक्सुआन साम्राज्य की स्थापना की थी। शेन वंश ने देश पर सर्वोच्च सत्ता का दावा किया था, जबकि झाओ वंश ने अपने लिए अपार धन संपत्ति का दावा किया था। साझेदार के रूप में दोनों वंशों ने पीढ़ी दर पीढ़ी घनिष्ठ संबंध बनाए रखा, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी साधना तकनीकों को भी नहीं छिपाया। सम्राट शेन जुई का संपर्क झाओ वंश की श्वेत जैद कला से कम उम्र में ही हो गया था, इसलिए वे इससे परिचित थे। इस तकनीक की प्रचंड शक्ति के कारण झाओ या जैसी महिला के लिए इसका अभ्यास करना उचित नहीं था। नगर प्रमुख झाओ या ने आगे कहा, त्यानिक्सुआन साम्राज्य की स्थापना के बाद से मेरा झाओ वंश जैद नगर की रक्षा करता आ रहा है और हमने इसका नाम श्वेत जैद रखा है। इस प्रकार हम पीढ़ियों से जैद के संपर्क में हैं। तर्कसंगत रूप से मनुष्य और जैद के बीच पूरक प्रकृति को देखते हुए इससे प्रशिक्षण की गति बढ़नी चाहिए। दुर्भाग्य से जैद में शीतलता का गुण होता है, जो श्वेत जैद कला की तापीय प्रकृति से मेल नहीं खाता। एक या दो जैद ले जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अत्यधिक संपर्क से ऊर्जाओं में टकराव हो सकता है और शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। शुरुआत में धीमी गति से संचय होने के कारण आपको इसका एहसास नहीं होगा। हालांकि जैसे जैसे संघर्ष लंबे समय तक चलता रहेगा, ये धीरे धीरे आपके शरीर में एक अनूठा आघात छोड़ देगा। यह आपके वंश में रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलता रहेगा। यही कारण है कि मैं अनगिनत वर्षों से टोंगजुआन क्षेत्र की उन्नत अवस्था में अटका हुआ हूँ। उस समय नगर स्वामी झाओ फैंग की प्रतिभा झाओया से कम नहीं थी। 20 वर्ष की आयु में ही टोंगक्सुआन स्तर तक पहुंचने के बाद एक युवा प्रतिभा के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। हालांकि अफसोस की बात यह थी कि टोंगजुआन स्तर की उन्नत अवस्था प्राप्त करने के बाद से ही वह एक गतिरोध में फंस गया था। एक दशक बीत चुका था, लेकिन उसकी प्रगति थम सी गई थी। शुरुआत में उसे लगा कि उसकी सारी क्षमता समाप्त हो गई है, लेकिन उसकी सभी उम्मीदों के विपरीत यह उसके पूर्वजों द्वारा जैद के अत्यधिक संपर्क के कारण उत्पन्न आघात निकला। झांग लाओशी ने इस समस्या को पहचाना और जानबूझकर श्वेत जैद कला में त्रुटिपूर्ण परिवर्तन किया ताकि मेरे शरीर की ऊर्जाएं उग्र हो जाएं और मेरे शरीर से ठंडी हवा बाहर निकल जाए। इस प्रकार मेरे शरीर का आघात दूर हो गया और वर्षों से संचित झेंकी के बल पर मैं एक अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त करने और टोंगजुआन क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में सक्षम हुआ। बोलते समय झाओ फैंग की आंखों में प्रशंसा की चमक थी। उनकी साधना तकनीक को देखकर और यह जानकर कि वे बेयू नगर से आए थे, इन सभी बातों का अनुमान लगाना स्पष्ट था कि झांग लाओशी की साधना तकनीकों और साधना की समझ किसी जोंगशी से कम नहीं थी। चूंकि आघात का समाधान हो गया है तो वह साधना तकनीक। सम्राट शेन जुई अभी भी असमंजस में थे। क्या महाराज ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि झांग लाओशी ने संशोधित साधना तकनीक को क्यों नष्ट कर दिया? नगर स्वामी झाओ फैंग हंसते हुए बोले, वह साधना तकनीक त्रुटियों से भरी है। उन्होंने इसे इस तरह से संशोधित इसलिए किया था ताकि मेरे शरीर में मौजूद आघात का उपचार हो सके। अब जब वह आघात दूर हो गया है, अगर मैं इसे जारी रखूं तो मेरी साधना सचमुच बेकाबू हो सकती है। इसलिए झांग लाओशी ने इसे नष्ट कर दिया ताकि यह संकेत दिया जा सके कि मैं इसे भूल जाऊं और मुझे संशोधित संस्करण की साधना जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुझे समझ आ गया। अंततः स्थिति को समझते हुए सम्राट शेन जुई झांग जुबान की क्षमता को देखकर चकित रह गए। हालांकि यह सुनने में सरल लग रहा था, लेकिन इस उपलब्धि को हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सदियों से चली आ रही इस साधना तकनीक पर अनगिनत विशेषज्ञों ने श्वेत जैद कला पर काम किया था। केवल झेन की संचार विधियों में कुछ संशोधन करके वह झाओ वंश की वंश परंपरा में कई पीढ़ियों से व्याप्त एक आघात को पूरी तरह से दूर करने में सक्षम हो गया। यहाँ तक कि तीनों गुरु शिक्षक भी शायद ऐसा कारनामा करने में असमर्थ थे। महाराज और पिता, आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं? अचानक झाओया की आवाज सुनाई दी। फिर वे कई युवक युवतियां जिन पर उस दिन सबकी नजरें टिकी हुई थी उधर आ गए। ओह, मैं झांग लाओशी से मिलने आया हूँ। झाओ फैंग ने सिर हिलाया। क्या आप सब भी फ्रेशमैन टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं? आप सब यहाँ क्यों आए हैं? इससे पहले हुए द्वंद्वों को शिक्षक मूल्यांकन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। नववर्ष के छात्रों में उनकी रैंक निर्धारित करने के लिए उन्हें नववर्ष के छात्रों की प्रतियोगिता में भाग लेना था। इसलिए जब प्रतियोगिता शुरू भी नहीं हुई थी तब उनके लौटने पर झाओ फैंग आश्चर्यचकित रह गया। हमारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए कौन हमसे प्रतिस्पर्धा करना चाहेगा? झाओया ने बेबसी से इशारा किया।
ये सच है, झाओ फैंग और सम्राट शेन जुई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। चाहे वो झाओ या हो, युआन ताओ हो या कोई और, पिक्सुए क्षेत्र के विशेषज्ञ के सामने डटकर खड़े रहने में सक्षम थे। वे कमजोर शिक्षकों का भी मुकाबला कर सकते थे, तो भला कौन सा नौसिखिया उनसे द्वंद्व युद्ध करने की हिम्मत करेगा। वे शायद तुरंत अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। इसके अलावा उनकी मौजूदा ताकत को देखते हुए फ्रेशमैन टूर्नामेंट में जीत हासिल करना उनके लिए कोई गौरव की बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने टूर्नामेंट से नाम वापस लेने का फैसला किया। जी पिताजी, क्या आप झांग लाओशी से मिल चुके हैं? क्या मुझे आप दोनों का परिचय करवाना पड़ेगा? झाओ या ने दरवाजे पर खड़े उन दोनों को देखकर कहा। मैं झांग लाओशी से मिल चुका हूँ। ये कहते हुए झाओ फैंग ने अपनी बेटी की ओर देखा। छोटी या, झांग लाओशी की देखरेख में आना तुम्हारा सौभाग्य है। भविष्य में तुम्हें उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, पहले की तरह नखरे नहीं दिखाने चाहिए। हाँ, झाओ या ने सिर हिलाकर सहमति जताई। और झांग लाओशी की क्षमताओं को देखते हुए यह संभावना नहीं है कि वह त्यानिक्सुआन साम्राज्य में लंबे समय तक रहेंगे। अगर वह आपसे पूछें कि क्या आप उनके साथ चलना चाहती हैं, तो आपको इस अवसर को तुरंत पकड़ लेना चाहिए, अन्यथा आपको जीवन भर पछतावा होगा। झाओ फैंग ने पछतावा शब्द पर विशेष जोर दिया और अपनी बेटी के प्रति उनकी उच्च उम्मीदें उनकी आंखों में झलक रही थीं। शायद तुम्हारी माँ को बचाने का मामला, शायद वही एकमात्र व्यक्ति हो जो इसे कर सकता है। हाँ, झाओ या ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। मुझे पहले ये देखना चाहिए कि यह ज्ञानोदय ज़ेड कैसे काम करता है। उन दोनों के चले जाने के बाद झांग जुवान ने अपना ध्यान अपने हाथों में मौजूद ज्ञानोदय ज़ेड पर केंद्रित किया। तार्किक रूप से देखा जाए तो झांग जुवान के पास स्वर्गपथ का पुस्तकालय होने के कारण वह दूसरों की साधना में मौजूद कमियों को आसानी से देख सकता था। भले ही उसके पास शांत जल हृदय की अंतर्दृष्टि की अवस्था न हो, फिर भी इससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि यह मास्टर टीचर परीक्षा देने के लिए एक पूर्व शर्त थी। झांग हुआन के लिए लंबे समय तक खुद को एक कुशल शिक्षक के रूप में पेश करते रहना संभव नहीं था। ये ठीक वैसा ही था जैसे पिछले जीवन में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना। एक अनुभवी रेसर को भी सड़क पर चलते समय हर समय सतर्क रहना पड़ता था, पकड़े जाने के डर से। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि विश्व के गुरुओं के मंडपों में असंख्य पुस्तकें मौजूद थीं। यदि वह अपनी शक्ति को शीघ्रता से बढ़ाना चाहता था, तो उसके लिए यह आधिकारिक पहचान होना आवश्यक था ताकि वह उन पुस्तकों तक पहुंच सके। अवशोषित करना, ऐसा सोचते हुए झांग जुवान एक बार फिर द्वितीय दान की मानसिक अवस्था में प्रवेश कर गया और उसने अपनी हथेलियों के माध्यम से अपने शरीर में एक ठंडी अनुभूति का अनुभव किया। धीरे धीरे उसकी खर्च हुई आत्मिक गहराई पुनः प्राप्त होने लगी। ये काम करता है। अपने शरीर में आए परिवर्तन को महसूस करते हुए झांग जुवान की आंखें चमक उठीं। इस प्रकार वह ज्ञानोदय ज़ेड की ऊर्जा को आत्मसात करने में पूरी तरह से लीन हो गया और लालच से उसमें समाहित ऊर्जा को ग्रहण करने लगा। जल्द ही उसे महसूस हुआ कि उसकी खर्च हो चुकी आत्मा की गहराई आखिरकार पुनः प्राप्त हो गई है और एक बार फिर 0.1 तक पहुंच गई है। हालांकि 0.1 तक पहुंचने के बाद वह ज्ञानोदय ज़ेड से और अधिक अवशोषित करने में असमर्थ हो गया, मानो वह अपनी क्षमता तक पहुंच गया हो। ऐसा लगता है कि इसके साथ उपयोग करने के लिए उपयुक्त तकनीक के बिना ये वस्तु बेकार है। झांग जुवान ने निष्कर्ष निकाला कि यह वस्तु साधना की तरह काम करती है। आवश्यक संसाधनों के साथ भी साधना का स्तर बढ़ाने पर साधना तकनीक के बिना कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और अधिक सहन करने में असमर्थ झांग जुवान के पास शांत जल के हृदय से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आध्यात्मिक ऊर्जा और जैन की बहते पानी की तरह काम करती हैं। ये केवल ढलान की ओर ही बहती हैं। यदि कोई इस स्थिति को पलटना चाहता है तो उसे विशेष विधियों का उपयोग करना पड़ता है और साधना तकनीक का अभ्यास करना उनमें से एक है। ये सच था कि ज्ञानोदय ज़ेड किसी की आत्मा की गहराई को बढ़ा सकता था, लेकिन इसके साथ उपयुक्त तकनीक का उपयोग किए बिना यह व्यर्थ था। छोड़ो इसे, मैं इसे अभी के लिए अलग रख देता हूं जब तक मुझे इस विषय पर कुछ किताबें नहीं मिल जाती। मुझे पहले उस स्वर्णिम पुस्तक पर सरसरी नजर डाल लेनी चाहिए। ये जानते हुए कि इस समस्या को लेकर चिंता करना व्यर्थ है, झांग जुवान ने अपना ध्यान स्वर्गपथ के पुस्तकालय में स्थित स्वर्ण पुस्तक की ओर मोड़ दिया। जब उनके छात्रों ने उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए लूशुन के खिलाफ विद्रोह किया तो स्वर्ण पुस्तक अचानक पुस्तकालय में प्रकट हो गई। अब जब उनका काम पूरा हो चुका था तो इस मामले की जांच करने का समय आ गया था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और किताब उसके सामने प्रकट हो गई। उसमें एक नया सुनहरा पन्ना दिखाई दिया था। क्या ये किसी की कृतज्ञता के कारण प्रतीत होता है? इस पर अभी भी कुछ और विचार करने की आवश्यकता है, बस इतना ही। इस चीज़ का क्या उपयोग है? झांग जुवान ध्यान से किताब को घूर रही थी और असमंजस में थी। पिछली बार जब वह किताब पढ़ रहा था, अचानक किताब गायब हो गई और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पुस्तकालय में मौजूद सारा ज्ञान उसके दिमाग में समाहित हो गया और उसका हो गया। क्या इस अविश्वसनीय दिखने वाली वस्तु का यही एकमात्र उपयोग हो सकता है? अगर ऐसा नहीं था तो इसके लिए कोई निर्देश पुस्तिका भी नहीं थी। जितना अधिक वह इसकी जांच करने की कोशिश करता, उतना ही वह भ्रमित होता चला जाता। मुझे इसे जानने के लिए स्वर्ग के पथ के पुस्तकालय का उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। काफी देर तक उसे घूरने के बाद भी झांग जुवान को उसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आया। अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह शायद इसे देखकर इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाएगा, लेकिन पुस्तकालय बता सकता है। ठीक पहले के विशाभा की तरह ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि यह अति शक्तिशाली उपकरण किसी भी कमी को न देख सके। हालांकि वह स्वर्णिम पुस्तक उसके मन में विद्यमान थी। भले ही ऐसा प्रतीत होता था कि वह पुस्तक को पकड़े हुए है, वास्तव में वह उसकी आध्यात्मिक चेतना का ही एक रूप थी। चूंकि वह उससे प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क में नहीं आ रहा था, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि उस पर कोई पुस्तक बन सकती है या नहीं। कमियां। किताब को मुट्ठी में थामे हुए झांग जुवान सोचने लगा। आसपास देखने पर कोई नई किताब नजर नहीं आई। ऐसा लगता था कि आध्यात्मिक संपर्क उसे किसी वस्तु की खामियों को देखने की शक्ति नहीं देता था। लगता है मुझे सिर्फ ब्रूट फोर्स मेथड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ बार कोशिश करने के बाद झांग जुवान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। चूंकि वह तरीका कारगर नहीं हुआ, इसलिए वह केवल अपनी परिकल्पना को लिख सकता था और पुस्तकालय को उसकी पुष्टि करने की अनुमति दे सकता था।
एक खाली किताब निकालते हुए झांग जुबान ने अपना ब्रश उठाया और उस पर लिखना शुरू किया। सुनहरी किताब का एकमात्र उपयोग पुस्तकालय में मौजूद सामग्री को आत्मसात करना और उसे मालिक को सौंप देना है। गले लगाना। उसके मन में एक ऐसी ही किताब का ख्याल आया। पन्ने पलटते हुए उसे अपने कथन में मौजूद खामी नजर आई। ज्ञान को आत्मसात करना इसकी क्षमताओं में से एक है। यह इसका एकमात्र उपयोग नहीं है। इसके और भी कई उपयोग हैं। झांग जुबान की आंखें चमक उठीं। इतने शक्तिशाली चीट कोड से उत्पन्न पुस्तक का केवल एक ही उपयोग कैसे हो सकता है? वास्तव में इसके और भी उपयोग थे। हालांकि झांग जुबान को पृष्ठ के उपयोगों का अनुमान लगाना होगा। इस किताब का नाम है गोल्डन बुक। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद झांग जुबान ने लिखना जारी रखा। जल्द ही संकलित पुस्तक में इस कथन की त्रुटियां सामने आ गईं। नाम स्वर्ण पुस्तक गलत है। पुस्तक का सही नाम स्वर्ग के पथ की पुस्तक है। स्वर्ग के मार्ग की पुस्तक। कितना दबंग नाम है। खैर, मुझे इसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस इसके उपयोग जानने हैं। झांग जुबान ने भौहें चढ़ाईं। वह पहले से ही जानता था कि पुस्तक की सामग्री को अपने ज्ञान में आत्मसात करना इसके उपयोगों में से एक था, लेकिन अन्य उपयोग उसकी समझ से परे थे। क्या यह ऐसी साधना तकनीक विकसित कर सकता है जो किसी व्यक्ति की आत्मा की गहराई को बढ़ा सके? जब वह इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे क्या पूछना चाहिए, तभी उसके मन में एक विचार आया। वह पूरे दिन अपनी आत्मगहनता को लेकर चिंतित रहा था। स्वर्ग पथ की पुस्तक में असाधारण शक्तियां प्रतीत होती थीं, तो क्या वह कोई ऐसी साधना तकनीक विकसित कर सकती थी जिससे उसकी आत्मगहनता बढ़ सके? जब उसके विचार इधर उधर भटक रहे थे, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके सामने रखी किताब अचानक जोर से कांप उठी और फिर एक चमकदार रोशनी में बदल गई, जिसने पूरे पुस्तकालय को अपनी चमक से भर दिया। इस बार वह बेहोश नहीं हुआ। जल्द ही रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और पुस्तकालय में सब कुछ सामान्य हो गया। उसने तुरंत अपनी दृष्टि सुनहरी किताब पर डाली। पहले की तरह ही सुनहरी किताब वहीं थी, लेकिन खाली सुनहरा पन्ना एक बार फिर गायब हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इसने वास्तव में एक ऐसी साधना तकनीक विकसित कर ली हो जो मेरी आत्मा की गहराई को बढ़ा सके? जिस क्षण वह ये सोच रहा था कि क्या इससे उसकी आत्मगौरवशीलता बढ़ सकती है, उसी क्षण वह सुनहरा पन्ना गायब हो गया। क्या पुस्तकालय में आत्मगौरवशीलता बढ़ाने से संबंधित कोई गुप्त नियमावली मौजूद है? जैसे ही उसने ये सोचा, वह तुरंत घबराकर चारों ओर देखने लगा। अध्याय 231 स्वर्ग के मार्ग की पुस्तक द्वितीय भाग स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। काफी देर तक खोजने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि पुस्तकालय में कोई नई किताब नहीं थी। आत्मा की गहराई को प्राप्त करने की तकनीक तो दूर की बात है। क्या मैंने उस सुनहरे पन्ने को व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया? झांग जुबान को असहज महसूस हुआ। अगर ऐसा सचमुच होता तो झांग जुबान को बहुत बड़ा नुकसान होता। अन्य बातों को छोड़ दे तो पुस्तकों की सामग्री को आत्मसात करने की उसकी क्षमता असाधारण थी। वर्तमान में उसके पास पुस्तकालय में स्थित राज्य के पुस्तक संग्रह में मौजूद सभी पुस्तकें थीं। यदि वह इन सभी को अपने ज्ञान में समाहित कर ले तो उसे विश्व के विभिन्न व्यवसायों के बारे में महत्वपूर्ण समझ और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिर भी उसने उस सुनहरे पन्ने को व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। क्या यह इतना भयानक होना जरूरी था? हार न मानते हुए वह खोज जारी रखने को तैयार था। हालांकि उसे वह साधना तकनीक नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। अंत में झांग जुबान निराश होकर पुस्तकालय से बाहर निकला। जैसे ही उसकी चेतना उसके भौतिक शरीर में वापस आई, उसके चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मुझे नहीं लगता कि झांग लाओशी साधना कर रहे हैं, लेकिन अगर वह साधना नहीं कर रहा है तो आंखें कसकर बंद करके वह क्या कर रहा होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सो रहा हो? यदि वह साधना कर रहा है तो आसपास आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होनी चाहिए। हालांकि अभी हमारे आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा में कोई हलचल नहीं है। अगर वह साधना नहीं कर रहा है या सो नहीं रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि झांग लाओशी मत जाओ। झांग जुबान कुछ बोल भी पाता, तभी एक मोटे आदमी ने उसे गले लगा लिया। फिर उसे लगा जैसे उसका सिर चकरा रहा हो। नहीं जाना, जाओ, तुम जाओ। मेरी चेतना पुस्तकालय में चली गई और वहां ध्यान केंद्रित होने के कारण मैंने अपने आसपास की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तुम ऐसा क्यों जता रहे हो जैसे मेरी मृत्यु हो गई हो? चिढ़कर झांग जुबान लगभग हिंसक हो गई। चुप रहो, जोर से चिल्लाते हुए झांग जुबान ने अपनी आंखें खोलीं। अरे झांग लाओशी, आप मरे नहीं। बहुत बढ़िया, मुझे लगा था कि आप नींद में ही चल बसे। झांग लाओशी को देखकर, जिसका चेहरा पल पल धीरे धीरे काला होता जा रहा था, युआन ताओ की आवाज धीरे धीरे नर्म होती गई। जब वे कक्षा में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि झांग लाओशी एक कुर्सी पर आंखें कसकर बंद करके बिना हिले डुले बैठे हैं। पहले तो उन्हें लगा कि वह आराम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि कुछ मिनट बीतने के बाद वे झांग जुबान को जगाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने उनके कान में आवाज भी लगाई, लेकिन झांग जुबान की कोई प्रतिक्रिया न देखकर वे घबरा गए। वे उसकी हालत का जायजा लेने के लिए तुरंत आगे बढ़े, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त घटनाएं घटीं। जब वह बदजुबान युआन ताओ को सबक सिखाने ही वाला था, तभी जेंग यान वहां आ गया। गुरुजी, वांग चाओ लाओशी और मास्टर वांग चोंग काफी देर से कक्षा के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? वांग चाओ, वांग चोंग, उन्हें अंदर आने दो, झांग जुबान ने इशारा किया। वांग चोंग अपने नालायक बेटे को झांग लाओशी से मिलवाने लाया है। अंदर प्रवेश करते ही वांग चोंग ने तुरंत झांग हुआन का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। ये जानते हुए कि वह अपने बेटे के कृत्यों के लिए माफी मांगने आया है, झांग जुबान ने कुछ नहीं कहा। भले ही वांग चाओ ने कई बार सार्वजनिक रूप से उसे अपमानित करने की कोशिश की और उसके कृत्य निंदनीय थे, फिर भी उसने अपनी नैतिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया और बेईमानी के रास्ते नहीं अपनाए। सच कहें तो वह बुरा इंसान नहीं था। वह बार बार झांग जुबान को इसलिए फंसाता था क्योंकि वह अपने दोस्त का ख्याल रखता था। चूंकि झांग जुबान लूजुन को माफ करने में सक्षम थी, इसलिए इस व्यक्ति को माफ करना कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रारंभ में वांग चाओ अभी भी झांग जुबान के प्रति शत्रुतापूर्ण था, लेकिन बाद में जब उसने सुना कि झांग जुबान ने वांग चोंग को उसे स्वरपथ भाला कला सिखाने की अनुमति दी है, तो उसका पूरा शरीर उत्तेजना से कांप उठा। उन्होंने पहले स्वयं स्वरपथ भाला कला की शक्ति देखी थी, तब से ही उनके मन में इसे सीखने की तीव्र इच्छा थी।
जब उन्हें पता चला कि उन्हें इसे सीखने की अनुमति मिल गई है तो झांग लाओशी के प्रति उनकी नाराजगी कृतज्ञता और प्रशंसा में बदल गई। उन दोनों के जाने के बाद कबीले के मुखिया वांग होंग और कबीले के मुखिया बाय मिंग मिलने आए। फिर झाओ या और बाकी लोगों के अचंभित चेहरों के सामने प्रधानाध्यापक एल्दतियान, गिल्ड लीडर ओयांग, शेन बीरू लाओशी, हान क्योंग लाओशी। कक्षा के दूरस्थ स्थान के कारण इस तंग कक्षा में शायद ही कोई आता था, लेकिन इस समय यह अकादमी का केंद्र बन गया था। त्यानिक्सुआन शहर के सभी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति झांग जुबान से मिलने आए थे। झांग जुबान को इन मामलों से निपटना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन चूंकि वे सभी व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने आए थे इसलिए उन्हें बाहर रखना उनके लिए अपमानजनक होता। परिणामस्वरूप उन्हें एक एक करके ही उनका स्वागत करना पड़ा। झांग जुबान को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उन्हें यह एहसास हो गया था कि उन्हें मेहमानों का स्वागत करना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वे वहाँ से चले गए। झांग जुबान, क्या तुम होंगटियन अकादमी छोड़ रहे हो? उनकी आखिरी मेहमान शेन बीरू कुछ देर रुकने के बाद पूछने के लिए रुकी। प्रारंभ में अकादमी की सबसे सुंदर महिला और एक प्रतिभाशाली शिक्षिका होने के नाते उनके लिए एक कुख्यात और निम्न स्तर के शिक्षक से संबंध रखना संभव होना चाहिए था। फिर भी सभी के आश्चर्य के बीच झांग जुबान ने अचानक पदोन्नति प्राप्त की और मात्र 20 दिनों में ही अपना नाम कमा लिया, यहाँ तक कि वह 3 गुरु शिक्षकों में वरिष्ठ बन गए। उनकी अपार प्रतिभा को देखते हुए होंगटियन अकादमी जैसी छोटी जगह उनके लिए पर्याप्त नहीं होती। उनका देश छोड़कर जाना तय था। हालांकि वह समझती थी कि यह अपरिहार्य था, फिर भी वह थोड़ा निराश महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। वे दोनों महज सहकर्मी थे, लेकिन इस युवक ने सबसे पहले उसकी जिज्ञासा जगाई और उसका ध्यान आकर्षित किया। वह उसे इतनी जल्दी विदा होने को लेकर अनिच्छुक महसूस कर रही थी। हाँ, उस महिला के विचारों से बेखबर झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। अकादमी में उनके बने रहने का कारण उनके छात्र थे। अब जब वे बड़े हो गए थे, उन्होंने सहायक गुरु शिक्षक की योग्यता प्राप्त कर ली थी और टोंगक्सुआन स्तर के शिखर पर पहुंच गए थे, तो उनके लिए दुनिया घूमने का समय आ गया था। इसके अलावा उसे अपने शरीर में मौजूद विषैले प्रभाव से भी निपटना था, अन्यथा यह मानो अपने साथ एक चलता फिरता टाइम बम लेकर चलने जैसा होगा। वह इस दुनिया में अपने नए जीवन का आनंद लेने से ठीक पहले मरना नहीं चाहता था। तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? बेईवू साम्राज्य, दूसरे पक्ष द्वारा अपनी शंकाओं की पुष्टि करने पर शेन बीरू ने पूछा। हालांकि उसे बिछड़ने का मन नहीं था, पर वह जानती थी कि समय बीतने के साथ साथ उसके और इस प्रतिभाशाली युवक के बीच की दूरी बढ़ती ही जाएगी। चाहे वह उसका पीछा करे, अंततः उन्हें बिछड़ना ही पड़ेगा। अंततः वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। नहीं, मैं त्यानवू साम्राज्य जा रहा हूँ, झांग जुबान ने कहा। रेड लॉर्ड्स रिज में एक विष कक्ष होने की संभावना थी। चूंकि वह अपने शरीर में मौजूद विष की आभा को दूर करने के लिए त्यानिक्सुआन छोड़ रहा था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से पहले वहां जाकर देखना चाहिए था। टिया एक त्यानवू साम्राज्य, इतनी दूर? शेन बीरू चौंक गई। मानचित्र पर भले ही दोनों देश पड़ोसी माने जाते हों, लेकिन असल में वे हजारों किलोमीटर दूर हैं। आप वहां जाने का इरादा कैसे रखते हैं? मैं अभी भी इस मुद्दे पर विचार कर रहा हूँ, झांग जुबान हिचकिचाया। राज्य के पुस्तक संग्रह कक्ष में मौजूद एटलसों को देखने के बाद उसे पता चल गया था कि वह जिस महाद्वीप में था वह विशाल और असीम था। दूसरा पक्ष सही था। हालांकि त्यानवू और त्यानिक्सुआन को एक दूसरे के निकट के देश कहा जाता था, लेकिन वे वास्तव में दसियों हजार किलोमीटर दूर थे। सबसे तेज घोड़े को भी वहां पहुंचने में कई महीने लग जाते। दरअसल अगर त्यानिक्सुआन अन्य देशों से इतनी दूर न होता तो यह अब तक किसी शक्तिशाली राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया होता। ये वर्तमान स्थिति में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में नहीं रह पाता। इसमें सोचने की क्या बात है? तुम्हें बस बीस्ट हॉल का बीस्ट माउंट ले लेना चाहिए। हान कियोंग ने मुस्कुराते हुए बीच में टोकते हुए अपनी पीठ सीधी की। पशुओं का हॉल, पशुओं का वाहन, बीस्ट हॉल, जिसे बीस्ट टेमल गिल्ड के नाम से भी जाना जाता है, औषधालय गिल्ड और लोहार गिल्ड के समान ही एक स्थान है। पशु प्रशिक्षकों द्वारा स्थापित यहाँ उनके द्वारा वश में किए गए हवाई जानवर, जिन्हें बीस्ट माउंट भी कहा जाता है, मनुष्यों के परिवहन के साधन के रूप में कार्य करते हैं। तीव्र गति के कारण वे शीघ्रता से लंबी दूरी तय करने में सक्षम हैं। हालांकि त्यानवू साम्राज्य यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन यदि आप बीस्ट माउंट पर सवार हो तो कुछ ही दिनों में वहां पहुंच जाएंगे, हान कियोंग ने कहा। ओह, झांग जुबान की आंखें चमक उठीं। क्या यह उसके पिछले जीवन में मौजूद हवाई जहाज के समान नहीं था? हान कियोंग, बकवास मत करो। शेन बीरू ने आंखें घुमाईं। जिन पशु सवारियों की तुमने बात की वे सबसे तेज बिजली की सवारी हैं। उनमें से हर एक की शक्ति जोंगशी स्तर की है और पूरे पशु मंडल में ऐसी केवल एक ही है। केवल उच्च कोटि के गुरु या आधिकारिक पशु प्रशिक्षक ही उन्हें चलाने के योग्य हैं। हम जैसे आम लोगों के लिए जो उपलब्ध हैं वे ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं। हाँ, शेन लाओशी सही कह रहे हैं। वो बिजली के वाहन ऐसे नहीं है कि कोई भी उन्हें चला सके। यहाँ तक कि सहायक गुरु भी उन्हें चलाने के योग्य नहीं हैं। हान कियोंग ने शेन बीरू की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। झांग जुबान को भी ये तर्कसंगत लगा। अगर कोई भी सबसे अच्छे पशु सवारी का आनंद ले सके तो यह कोई विशेषाधिकार नहीं रह जाएगा। इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और सवाल पूछना जारी रखा। क्या त्यानिक्सुआन साम्राज्य में कोई पशु कक्ष है? हालांकि झांग जुबान ने औषधालय संघ, लोहार संघ और शिक्षक संघ को देखा था, लेकिन उसने कभी भी पशु हॉल के बारे में नहीं सुना था। हालांकि झांग जुबान ने अभी अभी मोक्ष प्राप्त किया था, फिर भी उसे अपने पिछले स्वरूप की यादें विरासत में मिली थीं। अगर यहाँ सचमुच कोई पशु मंडल था तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसने इसके बारे में न सुना हो। एक बीस्ट हॉल है, लेकिन वह राजधानी में नहीं है, वह पहाड़ों में है जो ज्यादा दूर नहीं है। शेन बीरू ने हल्के से हंसते हुए कहा, आपको पता होना चाहिए कि जंगली जानवर बेफिक्र और बेरोकटोक जीवन जीना पसंद करते हैं। इसलिए उनका प्राकृतिक निवास स्थान पहाड़ी जंगल हैं। अगर राज्य में बीस्ट हॉल बनाया जाए और दिन भर अनगिनत जंगली जानवर इधर उधर दौड़ते भागते रहें तो बहुत से लोग डर के मारे अपनी सुध-बुध खो बैठेंगे। ये सच है, झांग जुबान ने समझदारी से सिर हिलाया। जंगली जानवर स्वभाव से क्रूर और हिंसक होते थे। अगर उन्हें दिन भर छोटे पिंजरों में रखा जाता तो वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाते।
यही कारण था कि जंगली खरगोशों और सुअरों को पालतू बनाना मुश्किल था। क्या तुम बीस्ट हॉल जाना चाहते हो? क्या तुम्हें वहां ले जाने के लिए मेरी ज़रूरत है? मैं वहां कई बार जा चुका हूं और मुझे उसकी जगह अच्छी तरह से पता है। साथ ही वहां मेरे कई परिचित हैं, इसलिए हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा हवाई खूंखार जानवर ला सकूं। हान क्यूओंग लाओशी हंसे। अपनी सहेली के स्पष्ट नखरे भरे लहजे को सुनकर शेन बी रू ने भौहें चढ़ा लीं। झांग लाओशी, उसकी बात मत सुनो। अगर आप बीस्ट हॉल जाना चाहते हैं तो मैं रास्ता दिखा सकती हूँ। तो मैं शेन लाओशी को परेशान करूंगा। झांग जुबान को भी चंचल हान लाओशी से निपटना मुश्किल लगा, इसलिए उसने शेन लाओशी के प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया। हान लाओशी की तुलना में वह शेन लाओशी के साथ कहीं अधिक सहज महसूस करता था। इसके अलावा वे एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे। ठीक है, शेन बी रू ने सिर हिलाकर सहमति दी। तो हम कब निकलेंगे? मुझे पहले से तैयारी करनी होगी। कल मेरी एक सार्वजनिक क्लास है, उसके बाद मैं तुरंत निकल जाऊंगी। झांग जुबान ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। उसके लिए यही बेहतर था कि वह अपने शरीर में व्याप्त विषैले प्रभाव से जल्द निपट ले। चूंकि उसने पहले ही जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए देरी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो मैं कुछ तैयारियां कर लेता हूँ। शेन लाओशी ने सिर हिलाया और हान क्योंग के साथ चली गई। कक्षा से निकलते ही उसने हान क्योंग की ओर मुड़कर देखा। हान लाओशी, क्या सच में आपको झांग लाओशी में दिलचस्पी है? मैं, हान क्योंग ने शरारती मुस्कान के साथ अपनी सबसे अच्छी दोस्त की तरफ देखा। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था, है ना? मैं तो बस ये देखने के लिए तुम्हें परख रही थी कि तुम कैसी प्रतिक्रिया देती हो। ये सोचकर कि तुम तुरंत उसके साथ जाने की पेशकश करोगी। हाँ, हमारी अकादमी की महान आइस क्वीन शेन तो ऐसा कभी नहीं करती। मैं, शेन बी रू शर्मा गई। मुझे पता है कि आप उसमें रुचि रखते हैं और सच कहूं तो मैं समझ सकता हूं कि आप उसे क्यों पसंद करते हैं। हालांकि हान क्योंग ने गंभीर भाव से अपना सिर हिलाया और कुछ क्षण पहले तक उसका जो हंसमुख रवैया था वह गायब हो गया। अपनी ताकत और क्षमता के बावजूद वह भौतिक लाभ और हानि से दूर रहने में सक्षम था। इतने लंबे समय तक अपमान सहन करता रहा। जब तक उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं होती तब तक वह जल्द ही अपना नाम कमा लेगा। इस तरह एक व्यक्ति, हम उसके लायक नहीं हैं। अध्याय 232, भ्रमित लियूजुन स्वर्ग पथ का पुस्तकालय। शेन बी रू और हान क्योंग के विचारों से बेखबर झांग जुबान ने व्याकुल होकर अपनी भौहें सिकुड़ी। जब भी वह अपने प्रस्थान से पहले निपटाने वाले कामों के बारे में सोचता तो उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ जाते। झांग लाओशी, हमें मत छोड़ो। आप त्यानवु साम्राज्य जा रहे हैं, हमें भी साथ ले चलिए। हम शिक्षक के साथ रहना चाहते हैं। बोलने वालों में झाओ या, जेंग यांग और अन्य छात्र शामिल थे। उन्होंने झांग जुबान की अन्य दो शिक्षकों के साथ हुई बातचीत सुनी थी और उनकी आंखों में उम्मीद की चमक झलक रही थी। क्या तुम मेरा पीछा करना चाहते हो? झांग जुबान ने उनकी ओर मुड़कर कहा। आप लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए। मैं एक उच्च कोटि के राज्य में जा रहा हूँ, वहाँ कई विशेषज्ञ होंगे। यदि आप ये यात्रा करने का निर्णय लेते हैं तो अनगिनत खतरे आपका इंतजार कर रहे हैं और एक छोटी सी गलती भी आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है। हम समझ गए, उन पांचों ने दृढ़ता से जवाब दिया। झांग लाओशी के साथ बिताए 2 सप्ताहों में उन्होंने स्वयं देखा था कि वह उनके साथ कितना ईमानदारी से पेश आते थे और बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना उनकी साधना को बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दे देते थे। उनका रिश्ता पहले ही एक सामान्य गुरु शिष्य के रिश्ते से कहीं आगे निकल चुका था। आप लोगों को अपने फैसले लेने में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी को सोचने समझने के लिए एक रात का समय दूंगा। आप लोग मुझे कल बता सकते हैं। झांग जुबान ने हाथ हिलाते हुए कहा। सच कहूं तो उनके छात्रों का उनके प्रति स्नेह एक तरफा नहीं था। 2 सप्ताह तक उन्हें पढ़ाने के बाद उन्हें भी धीरे धीरे उनसे प्यार हो गया था। वह चाहते थे कि वे कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। वह चाहते थे कि वे अपनी इच्छा से निर्णय लें, न कि साथियों के दबाव में आकर। इसके अलावा अगर वह उन्हें साथ ले जाने का फैसला भी करता तो उन्हें खुद की रक्षा करना सीखना पड़ता। आखिरकार कुछ ऐसी जगहें थीं जहां झांग जुबान के लिए उन्हें ले जाना सुरक्षित नहीं होता, जैसे कि रेड लोटस्विज, जहां विषक्रिय होने की अफवाह थी। झांग जुबान के लिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना पहले से ही मुश्किल था, तो इन बच्चों की सुरक्षा की गारंटी देना तो और भी मुश्किल था। झांग लाओशी, मुझे अब और सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे सब कुछ दे दिया है। मैं आपके पीछे पीछे हर जगह चलूंगा, आप जहां भी जाएं। युआनताओ ने अपना सिर हिलाया और फर्श पर घुटने टेक दिए। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। अनाथ होने के कारण उसके पास साधना के किसी भी संसाधन तक पहुंच नहीं थी। अपने बैच का सबसे कमजोर छात्र होने के बावजूद झांग लाओशी ने उसे धीरे धीरे संवारा, उसे सर्वोत्तम साधना तकनीक, सर्वोत्तम औषधियां और सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान की। केवल इसी तरह से उसने वह शक्ति प्राप्त की जो उसके पास अब थी। परिणामस्वरूप उसे अब और सोचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। झांग लाओशी जहां भी जाता वह उसका अनुसरण करता। झांग लाओशी, मेरे विचार भी यही हैं। आपसे विनती है कि हमें भगा न दें। हम आपके शिष्य बनकर सेवा करने को तैयार हैं और जीवन भर आपके शिष्य बने रहेंगे। घुटने टेकने वालों में दूसरे नंबर पर आमतौर पर शांत और नाजुक रहने वाली वांग्यंग थीं। झांग लाओशी, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमें भी साथ ले चलें। फिर झाओ या, जेंग यांग और लियू यांग भी घुटने टेक कर बैठ गए। उनकी आंखों में अटूट आस्था झलक रही थी। उनके पांचों छात्र भले ही कम उम्र के थे, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र से कहीं अधिक दृढ़ संकल्प दिखाया था। हालांकि झांग जुबान ने 2 जीवन जी लिए थे, फिर भी वह भीतर से उत्साहित थे। मैं तुम सबको अपने साथ ले जा सकता हूं, लेकिन तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। मैं लियू शी और बाकी लोगों को तुम सबको सीधे त्यानवु राजमहल ले जाने के लिए कहूंगा। अपना काम खत्म करने के बाद मैं तुम सबको ढूंढने निकलूंगा। झांग जुबान ने एक पल हिचकिचाने के बाद कहा। अपने शरीर में व्याप्त विष की आभा को दूर करने के बाद उसे गुरु शिक्षक परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए त्यानवु शहर जाना होगा। लियू शी और अन्य लोगों द्वारा उनकी देखभाल किए जाने से ये काफी सुरक्षित होना चाहिए। धन्यवाद शिक्षक। ये सुनकर कि झांग जुबान उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार है, उनकी आंखें तुरंत उत्साह से लाल हो गईं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके आज के फैसले का पूरे महाद्वीप पर क्या असर पड़ेगा।
नहीं वे ये कल्पना कर सकते थे कि इस फैसले के कारण वे किस स्तर और कौशल तक पहुंचेंगे। ठीक है, आप लोग वापस जाकर तैयारियां कर लीजिए। ये कहना मुश्किल है कि हम त्यानिक्सुआन साम्राज्य से कितने समय तक दूर रहेंगे, इसलिए विदाई ठीक से लेना याद रखना। झांग जुबान ने इशारा किया। सही। उन पांचों ने सिर हिलाकर सहमति जताई और फिर कक्षा से बाहर चले गए। अपने छात्रों की देखभाल करने के बाद झांग जुबान अपने निवास पर लौट आया और यांगशी के वेश में लियूलिंग और अन्य लोगों से मिला। जब उसने अपने जाने के इरादे के बारे में बताया तो उनके चेहरों पर उदासी और निराशा के भाव दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने उनसे अपनी साधना तकनीकें निकालने को कहा और उन्हें साधना के संबंध में कुछ मार्गदर्शन दिया। अंततः लियूलिंग अपनी बाधा को पार करने में सफल रहा और जोंगशी स्तर तक पहुंच गया। झेंगफी ने कुछ समय पहले ही आधा जोंगशी स्तर प्राप्त किया था, इसलिए उनके लिए कम समय में ये छलांग लगाना मुश्किल था। दूसरी ओर ज़ूंग शियान ने भी काफ़ी सुधार कर लिया था। यदि वह अपनी नींव मजबूत करना जारी रखता है तो वह आधे महीने के भीतर जोंगशी स्तर के लिए प्रयास कर सकता है। अपने उस प्रत्यक्ष शिष्य को 3 गुरु शिक्षकों की देखरेख में सौंपने के बाद यांगशी सन की आंख की तलाश में निकल पड़े। हे गुरु, मुझे मत छोड़ो, मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ। जैसे ही झांग जुबान अंदर आए, सुन की आंख तुरंत फर्श पर घुटने टेक कर बैठ गई। युआन ताओ की तरह उसके पास भी कोई शक्तिशाली समर्थक नहीं थे। झांग जुबान से मिलने से पहले वह त्यान्यू वाणिज्यिक शहर में एक साधारण व्यापारी मात्र था। जिस व्यक्ति ने उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई थी वह उनके सामने बैठा व्यक्ति था और उन्हें उससे विदा होने में कृतज्ञता और अनिच्छा दोनों महसूस हो रही थी। अगर आप मेरा अनुसरण करना चाहते हैं तो कल होंगटियन अकादमी में झांग जुबान लाओशी से मिलें और उनकी अच्छी सेवा करें। मैं जब भी फुर्सत में होऊंगा आता रहूंगा, झांग जुबान ने कहा। हालांकि सुन की आंख की साधना शक्ति कमजोर थी, फिर भी वह काम बखूबी कर लेता था। गुरु बनने के बाद झांग जुबान को कहीं अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सुन की आंख जैसे किसी व्यक्ति का होना उसके लिए सुविधाजनक होगा जो इन विविध मुद्दों को सुलझा सके। इसके अलावा सुन की आंख यांगशी का अनुयायी था और उसने अपनी विश्वसनीयता साबित कर दी थी, जिससे वह इस कार्य के लिए उपयुक्त था। हाँ, ये सुनकर कि बूढ़े गुरु का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, सन की आंख ने तुरंत उत्साह से अपना सिर हिलाया। तुम्हारी साधना अभी थोड़ी कमजोर है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक साधना तकनीक बनाई है। ठीक से साधना करो, मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम अपनी गरिमा के अनुरूप शक्ति प्राप्त कर लोगे। उसे एक गुप्त नियमावली सौंपने के बाद झांग जुबान ने दृढ़ता से कहा, मुझे निराश मत करना। गुरुजी, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, सन की आंख ने गंभीरता से उत्तर दिया। उस बूढ़े गुरु की बातें बिल्कुल सही साबित हुईं। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी साधना थी। एक महान गुरु का सेवक होने के बावजूद उसका केवल फाइटर 4 दान पिगु स्तर पर होना उसके लिए शर्मनाक था। वह अपने पिछले जीवन से तंग आ चुका था। यदि वह अपने पुराने स्वामी की सेवा जारी रखना चाहता था तो उसे अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। बर्खास्त। जब तक झांग जुबान ने आवश्यक निर्देश पूरे किए तब तक आसमान में अंधेरा छा चुका था। कल सुबह एक सार्वजनिक व्याख्यान होने के कारण झांग जुबान ने आराम करना उचित समझा। जैसे जैसे वह धीरे धीरे नींद में डूबने लगा, उसके मन में स्वर्ग के मार्ग की पुस्तक से जुड़ा मुद्दा कौंध गया। सुनहरे पन्ने के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने से वह व्याकुल था, लेकिन इस समय वह कुछ भी नहीं कर सकता था। लियू शुन 4 महान कुलों में से एक लियू कुल की युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट सदस्य थे। 23 वर्ष की आयु में ही उन्होंने पिक्स्यू स्तर की प्राथमिक साधना प्राप्त कर ली थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके गुरु जिन्यांग साम्राज्य के प्रथम श्रेणी के गुरु थे और उन्हें साधना का गहन ज्ञान था। विदेश में 3 साल पढ़ाई करने के बाद वह अपने परिवार से मिलने की तीव्र इच्छा से घर लौट आया। सूरज उगने से पहले ही वह अपने कबीले के घर के द्वार पर पहुंच गया था। वह अंदर जाने ही वाला था कि अचानक उसने कबीले के सदस्यों को दौड़ते हुए बाहर आते देखा। जल्दी करो, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। हाँ, हमें जल्दी करनी चाहिए। यह एक अच्छा अवसर है। अगर हम इसे गंवा देते हैं तो हमें जीवन भर इसका पछतावा होगा। द्वार से बाहर निकलने वालों में अधिकतर युवा पीढ़ी के लोग थे, लेकिन कुछ 30 वर्ष की आयु के भी थे। उनके हाथों में ब्रश और किताब थी और उनके चेहरों पर चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। सब लोग क्या कर रहे हैं? क्या कोई हमारे लियू कबीले के साथ परेशानी खड़ी कर रहा है? उनके भाव देखकर लियू जुन ने भौहें सिकुड़ी। अपनी ज़ेन की एक प्रकार की नाव चलाते हुए उसने तुरंत थके हुए अंदाज में अपने आसपास का जायजा लिया। हालांकि उसने जल्द ही यह विचार छोड़ दिया। अगर कोई लियू परिवार के साथ परेशानी खड़ी कर रहा होता तो उच्च अधिकारी भी जरूर सामने आते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वे किसी से झगड़ा करने ही वाले थे तो वे अपने साथ किताबें और ब्रश क्यों लाते, जब तक कि वे अपने दुश्मनों के चेहरों पर स्याही फेंकने की योजना न बना रहे हों। चचेरे भाई लियू शुन, आप वापस आ गए। उनकी हैरानी के बीच अचानक एक युवती उनके बगल में आ गई। ये है। चचेरे भाई बहन होने के नाते वह यू एर के साथ पले बड़े थे। उनके अनुपस्थित रहने के दौरान यू एर का होंगटियन अकादमी में दाखिला हो गया और उन्हें लू शुन लाओशी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उनका भविष्य उज्ज्वल था। ओह, झांग जुबान लाओशी एक सार्वजनिक व्याख्यान देने वाले हैं। हम उनका व्याख्यान सुनने आए हैं। चूंकि आप वापस आ ही गए हैं तो आप भी हमारे साथ आ सकते हैं। योए खिलखिलाकर हंस पड़ी। झांग जुबान लाओशी, लियू जुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे पत्रों में जिस बेकार शिक्षक का जिक्र है उसके व्याख्यान में ऐसा क्या खास है? हालांकि वह कई वर्षों से त्यानिक्सुआन साम्राज्य से बाहर था, फिर भी कबीले के लोग उसे यहाँ होने वाली घटनाओं से अवगत कराते रहे थे। झांग जुबान की कुख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और यहाँ तक कि कई हजार किलोमीटर दूर के छात्रों ने भी उसका नाम सुना था। वह बेकार नहीं है, वह सचमुच एक प्रतिभाशाली शिक्षक है। योए ने उसका हाथ खींचते हुए कहा, जल्दी करो, नहीं तो हमें अच्छी सीटें नहीं मिलेंगी। अच्छी सीटें नहीं मिल पा रही हैं? वो इतनी सुबह सुबह क्लास ले रहे हैं? लियू जुन ने हैरानी से पूछा। ये सुबह का व्याख्यान नहीं है, ये दोपहर का व्याख्यान है। दोपहर? लियू जुन सदमे से लगभग बेहोश हो गई। अगर ये दोपहर का व्याख्यान है तो दिन की शुरुआत ही हुई है, फिर भी आप सब इतनी बेसब्री से वहाँ क्यों भाग रहे हैं? आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? मेरी बात सुनो, हमें जल्दी करनी चाहिए। वहाँ पहुंचकर मैं तुम्हें सब बता दूंगी।
युए उत्तेजित होकर उसे होंगटियन अकादमी की ओर ले गई। युए और कबीले के अन्य सदस्यों की घबराहट देखकर लियू शुन अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका और उनके पीछे पीछे चल दिया। ये बाई कबीले के सदस्य हैं। थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने लोगों के एक समूह को अकादमी की ओर दौड़ते हुए देखा। वह समूह उनके समूह से काफी बड़ा था और उनमें कुछ सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग भी शामिल थे। उनकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं, मानो कोई बड़ा खजाना उनका इंतजार कर रहा हो। एक ही नज़र में लियू शुन ने उन्हें बाई कबीले के सदस्यों के रूप में पहचान लिया, जो कि 4 महान कुलों में से एक है। मतलब कुल प्रमुख बाई मिंग, वो भी आए हैं। चारों ओर सरसरी नजर डालते ही लियू जुन की नज़र भीड़ के आगे एक आकृति पर पड़ी और वह सिहर उठा। वह कुल प्रमुख बाई मिंग थे। ये सोचकर हैरानी होती है कि वह स्वयं समूह का नेतृत्व कर रहा था और वे सभी एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे थे, यानी कबीले का मुखिया वांग होंग। इससे पहले कि वह अपने सदमे से उबर पाता, कोने से एक और समूह दिखाई दिया। वे भी होंगटियन अकादमी की ओर जा रहे थे। उसने समूह के नेता को पहचान लिया, जो 4 महान कुलों में से एक वांग कुल का मुखिया वांग होंग था। कुल प्रमुख वांग होंग अपने अभिमानी व्यक्तित्व और शक्तिशाली साधना के लिए जाने जाते थे। वास्तव में उन्हें चारों महान कुलों का वास्तविक नेता माना जा सकता था, लेकिन वे यहाँ क्यों थे? इसके अलावा उनके हाथों में एक ब्रश और एक किताब थी। डू वंश की डू म्याओक्सुआन, डू युआन और डू वंश की पूरी युवा पीढ़ी। कुछ ही देर बाद उसने डू कबीले के सदस्यों को भी देखा। बाकी सभी की तरह उनके पास भी एक ब्रश और किताब थी और वे भी उत्साह से होंगटियन अकादमी की ओर दौड़ रहे थे। चारों महान कुल वास्तव में एक ही स्थान पर एकत्रित थे। लियू जुन को लगा मानो उसके चारों ओर की दुनिया घूम रही हो और वह लगभग फिसलकर गिर ही गया। अरे क्या चल रहा है? अपनी जिज्ञासा को और दबाने में असमर्थ होकर वह अपने चचेरे भाई की ओर देखने के लिए मुड़ा। ये सब झांग लाओशी का व्याख्यान सुनने आए हैं, यू ए ने जवाब दिया। क्या ये सब लोग लेक्चर के लिए यहाँ आए हैं? क्या वो झांग लाओशी एक उस्ताद शिक्षक हो सकते हैं? लियू जुन उसके जवाब से अचंभित रह गया। मास्टर शिक्षकों के अलावा ऐसा कोई और व्यक्ति नहीं दिख रहा था जो चारों महान कुलों के मुखियाओं को व्यक्तिगत रूप से व्याख्यान में भाग लेने के लिए एकत्रित कर सके। वह कोई माहिर शिक्षक नहीं है। युए ने सिर हिलाया। क्या वो नहीं है? तो फिर? अचंभित लियू जुन अभी ये पूछने ही वाला था कि एक साधारण शिक्षक अपने व्याख्यान में इतने सारे लोगों को कैसे जुटा पाया, तभी लड़की की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। भले ही वह एक कुशल शिक्षक न हो, लेकिन वे एक कुशल शिक्षक के आदर्श हैं। वरिष्ठ अध्याय 233। शिक्षक झांग, आप यहाँ हैं। स्वर्गपथ का पुस्तकालय। गुरु शिक्षकों में सबसे वरिष्ठ। लियू जुन को न केवल अपने चचेरे भाई की बात समझ नहीं आ रही थी, बल्कि अब वह और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया था। उसे जोरदार कंपकंपी होने लगी, मानो उसे दिल का दौरा पड़ गया हो। एक महान शिक्षक के शिष्य के रूप में उन्होंने समझा कि एक महान शिक्षक का दर्जा कितना प्रतिष्ठित होता है। यहाँ तक कि तियानिक्सुआन साम्राज्य का सम्राट भी एक गुरु के सामने अहंकारपूर्ण व्यवहार करने का साहस नहीं करता था। वे एक शब्द से ही किसी देश को मानचित्र से मिटा सकते थे। यह एक महान शिक्षक की शक्ति थी, और झांग जुबान उस व्यक्ति के वरिष्ठ थे। क्या आप गलत हैं? तियानिक्सुआन साम्राज्य में ऐसी प्रभावशाली शख्सियत कब प्रकट हुई? पल भर में उसने अवचेतन रूप से मान लिया कि जिस झांग जुबान के बारे में हर कोई बात कर रहा था, वह झांग जुबान नहीं था जिसे वह जानता था। एक तो निकम्मा शिक्षक था, जबकि दूसरा गुरु शिक्षकों में सबसे वरिष्ठ था। दोनों की सामाजिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था, तो भला वे एक ही व्यक्ति कैसे हो सकते थे? लियू शुन के विचार कहीं भटक रहे थे, तभी वह जल्द ही होंगटियन अकादमी पहुंच गया। सबसे पहले उसकी नज़र एक विशाल भीड़ पर पड़ी। उनमें से हर एक के हाथ में ब्रश और नोटबुक थी और वे उत्साह से भरे हुए अभ्यास के मैदान की ओर दौड़ रहे थे। क्या ये वही प्रसिद्ध अकेले साहसी कामसोंग तलवारबाज बाईसोंग हैं? क्या ये वही तलवारबाज जू होंगई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को चुनौती देने की हिम्मत की थी? वही बूढ़े उस्ताद झाओ हैं जो अपनी तलवार से आकाश को भी हिला सकते थे? वही एक हाथ वाले ये तियानिक्सियोन हैं जो सबको डरा देते हैं? क्या आपको यकीन है ये सब यहाँ भाषण सुनने आए हैं? भीड़ में मौजूद मशहूर हस्तियों को पहचानते ही लियू शुन के होंठ फड़कने लगे और वह सदमे से लगभग बेहोश हो गया। ये असाधारण व्यक्तित्व थे जिनके नाम कई वर्षों से तियानिक्सुआन साम्राज्य के पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे। उनके पिता लियू वंश के मुखिया होने के बावजूद उनका सम्मान करते थे। वास्तव में सम्राट के लिए भी उन्हें राजमहल में आमंत्रित करना कठिन होता। फिर भी इस समय वे सभी अपने हाथों में कलम और किताब लिए हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो वे किसी चीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। ये किस प्रकार का सार्वजनिक व्याख्यान था? बिल्कुल, युए ने उत्साह से सिर हिलाया। कल झांग लाओशी ने कहा था कि वे साधना के मूलभूत ज्ञान पर प्रवचन देंगे। जैसे ही यह खबर फैली, उनके जैसे लोग सामने आ गए। एक पल रुकिए, आपका मतलब यह है कि ये सिर्फ बुनियादी ज्ञान पर एक व्याख्यान है? लियू जुन लड़खड़ा गया और लगभग मुंह के बल गिर पड़ा। बुनियादी ज्ञान की शिक्षाओं में इस बात पर जोर दिया जाता था कि साधना कैसे की जाए, आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे एकत्रित की जाए और अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर को सशक्त बनाने के लिए कैसे किया जाए। ये ज्ञान केवल द्वितीय दान स्तर के योद्धाओं और उससे नीचे के लोगों के लिए ही उपयोगी था। फिर भी ये बुजुर्ग कबीले के मुखिया और टोंगक्सुआन क्षेत्र के विशेषज्ञ यहाँ दौड़कर आ गए थे। क्यों? क्या आपको पूरा यकीन है कि वे यहाँ खेती के बुनियादी ज्ञान पर व्याख्यान सुनने आए हैं, न कि तख्तापलट करने के लिए? जी हाँ, जब उन्होंने पहले इसके बारे में बात की थी तब मैं द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े के पास ही थी, इसलिए मैंने उनकी बातें साफ साफ सुनी। युए ने सिर हिलाया। कल झांग लाओशी की शक्तिशाली छवि को याद करते हुए वह बाद में होने वाले व्याख्यान के लिए रोमांचित हो उठी। कुछ टोंगक्सुआन विशेषज्ञ साधना के मूलभूत ज्ञान पर व्याख्यान सुन रहे हैं। लियू जुन को यह दृश्य अविश्वसनीय क्यों लगा? अरे मुझे पता था, हम बहुत देर से आए। जब वह सदमे और अविश्वास से व्याकुल था तभी उसने अपने चचेरे भाई की एक चीख सुनी। सिर उठाकर देखने पर उसकी आंखें एक बार फिर सिकुड़ गईं। होंगटियन अकादमी के विशाल स्टैंड, जिनमें 10,000 लोगों के बैठने की क्षमता थी, पहले से ही लोगों से खचाखच भरे हुए थे। कुछ लोगों ने तो सीटों पर चटाइयां भी बिछा रखी थीं और देखकर ऐसा लग रहा था कि वे कल से ही यहाँ डेरा डाले हुए हैं। जो लोग सबसे आगे हैं वे अकादमी के शिक्षक हैं।
सबसे आगे होंगटियन अकादमी के शिक्षक बैठे थे। हालांकि उन्होंने आराम करने के लिए जमीन पर चटाई नहीं बिछाई थी, लेकिन उनके शरीर पर जमी से यह स्पष्ट था कि वे रात भर यहीं रुके थे। ये सोचना कि उसका चचेरा भाई और परिवार के अन्य सदस्य दोपहर के व्याख्यान के लिए तड़के ही भागकर बेवजह हंगामा कर रहे थे, उसे बहुत अजीब लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अकादमी के शिक्षक केवल व्याख्यान के लिए स्टेडियम में रात भर डेरा डालेंगे। अब बैठने की कोई जगह नहीं है, लगता है हमें खड़े रहना पड़ेगा। युई की आंखों में आंसू आ गए थे। लोगों की भीड़ ने उनका रास्ता रोक दिया था। होंगटियन अकादमी के शिक्षकों और छात्रों के अलावा त्यानिक्सुआन राजघराने की हर तरह की ताकतें भी वहां मौजूद थीं। अगर उन्हें ये जानकारी न होती कि कोई व्याख्यान देने वाला है, तो वे सोचते कि कोई विद्रोह की योजना बना रहा है। यू एल्डर झांग जुबान किस तरह के व्यक्ति हैं? लियू जुन ने अपने चचेरे भाई से पूछा, अपने सदमे को जबरदस्ती दबाते हुए। इस समय तक उसकी भ्रमित निगाहें उग्र निगाहों में बदल चुकी थीं। ज्येष्ठ, बिल्कुल, लियू जुन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। यहाँ तक कि उनके गुरु, जो कि प्रथम श्रेणी के मास्टर शिक्षक हैं, भी साधना के मूलभूत ज्ञान पर व्याख्यान देने के लिए इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा करने में असमर्थ होंगे। चूंकि ये झांग लाओशी गुरु शिक्षकों में वरिष्ठ थे, इसलिए भले ही वे गुरु शिक्षक न हो, उनकी आयु अधिक ही होगी। उन्हें वृद्ध कहकर संबोधित करने में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। खांसी, झांग जुबान लाओशी अभी 20 साल के भी नहीं हुए हैं। वो तुमसे छोटे हैं। लियू जुन की गंभीर निगाहें देखकर यू एर का चेहरा लाल हो गया। क्या वह 20 साल का नहीं है? लियू क्षुण जम गया। 20 वर्ष से कम आयु का, फिर भी वह गुरु शिक्षकों में वरिष्ठ था। इतना ही नहीं, इतने सारे लोग उसकी सार्वजनिक व्याख्यान सुनने के लिए पूरी रात इंतजार करने को तैयार रहते थे। लियू जुन को लगा जैसे उसका दायरा बढ़ गया हो। अब और बर्दाश्त न कर पाने पर उसने पूछा, क्या आप मुझे इस झांग लाओशी के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? झांग लाओशी की बात करें तो मुझे शिक्षक मूल्यांकन से शुरुआत करनी होगी। ओह नहीं, यह उनके एक शिष्य की बेकाबू साधना से शुरू होना चाहिए। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उनके सामने हलचल मच गई। सिर उठाकर देखने पर उन्होंने 3 बुजुर्गों को अपनी ओर आते देखा। वे जहां से भी गुजरते, भीड़ तुरंत उनके लिए रास्ता बना देती। क्या ये बेईवू साम्राज्य के लियूशी और जूंगशी हैं? साथ ही हनुबू साम्राज्य के जेंगशी। लियू जुन ने तीनों को तुरंत पहचान लिया। एक महान गुरु के शिष्य के रूप में उन्हें एक बार उन तीनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय उनके गुरु ने उनके साथ आदरपूर्वक व्यवहार किया था और कहा था कि वे उनके समकक्ष नहीं हैं। ये सोचकर हैरानी होती है कि वे तीनों त्यानिक्सुआन साम्राज्य में थे, और तो और क्या ऐसा हो सकता है कि वे भी व्याख्यान सुनने के लिए यहाँ आए हों? लियू कबीले के द्वार पर पहुंचते ही सदमे की लहरें उसे जकड़ रही थीं और उसे हक्का बक्का कर रही थीं। सचमुच झांग लाओशी तीनों गुरु शिक्षकों में वरिष्ठ हैं। युए ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वह उनका। लियू जुन की आंखों में आंसू आ गए थे। पहले तो उसने सोचा था कि लौटने पर वह एक गुरु का शिष्य होने का दावा कर सकेगा, लेकिन हालात देखकर लगता है कि उनके कारनामों का कोई महत्व नहीं था। 20 वर्ष से कम आयु का होने के बावजूद वह व्यक्ति एक उत्कृष्ट शिक्षक होने के साथ साथ तीनों गुरु शिक्षकों में वरिष्ठ भी था। झांग लाओशी आखिर किस तरह का व्यक्ति था? ... जब झांग जुबान की नींद खुली तब तक दोपहर हो चुकी थी। सुन कियांग ने नौकरों को उसके लिए खाना तैयार करने का आदेश दिया था, इसलिए भरपेट खाने के बाद झांग जुबान अकादमी के लिए रवाना हो गया। पहले तो उसे लगा कि अभी समय नहीं हुआ है, इसलिए वहां कोई नहीं होगा, लेकिन वहां जमा भीड़ को देखकर वह दंग रह गया। चूंकि बहुत से लोगों ने झांग जुबान से उन्हें अपने मार्गदर्शन में लेने की गुहार लगाई थी, इसलिए झांग जुबान को समझौता करना पड़ा और उन्होंने अनायास ही एक सार्वजनिक व्याख्यान देने पर सहमति व्यक्त कर दी। उसने सोचा था कि कुछ ही लोग आएंगे। आखिरकार ये तो साधना के मूलभूत ज्ञान पर एक व्याख्यान मात्र था, और यह केवल जेंगी स्तर से नीचे वालों के लिए ही उपयोगी था। फिर भी ये भीड़ आखिर थी क्या? माफ कीजिए, क्या आप मुझे जाने की अनुमति देंगे? द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद भी उसे प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं मिला। परिणामस्वरूप वह केवल एक युवक के कंधे पर थपथपाकर ही संतुष्ट हो सका। पास, क्या आप लाइन में आगे आना चाहते हैं? मैं झांग लाओशी का पाठ सुनने के लिए सुबह जल्दी आ गया था। लाइन के आखिर में जाए। उस युवक ने अधीरता से उसे हाथ हिलाकर दूर जाने का इशारा किया। वह युवक लियू जुन था। यह आदमी तो हद से ज्यादा बेशर्म था। वह और उसकी बहन सुबह से ही लाइन में लगे हुए थे, और फिर भी वे मुश्किल से बाहरी घेरे में ही घुस पाए। फिर भी वह आदमी उन्हें अंदर जाने देने के लिए कह रहा था। जरूर मजाक कर रहा होगा। यहाँ मौजूद सभी लोगों में से आपको मुझे ही क्यों चुनना था? क्या आप सिर्फ इसलिए मुझे धमकाना चाहते हैं क्योंकि मैं अभी अभी लौटा हूँ? इसके अलावा अगर मैं तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति भी दे दूं, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितनी दूर तक जा पाओगे? लाइन के पीछे चले जाओ। झांग जुबान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। ये आदमी कहाँ से प्रकट हो गया? सचमुच, अगर आपको अच्छी सीटें चाहिए थी तो आपको पहले आना चाहिए था। ऐसे समय पर आकर दूसरों की लाइन तोड़ना चाह रहे हो? भाई, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम इसी तरह धक्का मुक्की करते रहे तो बाकी लोग तुम्हें पीट पीट कर मारेंगे। लियू शुन ने गंभीरता से कहा। अपने चचेरे भाई से झांग जुबान लाओशी के बारे में विस्तार से सुनने के बाद लियू जुन की उनके प्रति प्रशंसा चरम पर पहुंच गई थी। उन्हें अंततः समझ आ गया कि हर कोई उनका व्याख्यान सुनने के लिए यहाँ क्यों उमड़ पड़ा था। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि वह 2 स्टार से भी ऊंचे दर्जे के गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य थे, उन्होंने सेमेस्टर की शुरुआत से ही जिन एक दान जुक्सी स्तर के छात्रों को प्रशिक्षित किया था, वे मात्र आधे महीने के प्रशिक्षण के बाद ही पिक्स्यू स्तर के शिखर विशेषज्ञ से डटकर मुकाबला करने में सक्षम हो गए। यह एक अकल्पनीय उपलब्धि थी। उनका व्याख्यान वास्तव में इन सभी विशेषज्ञों के आगमन के योग्य था। भले ही वे यहाँ सीखने के लिए नहीं आए थे, लेकिन उनके लिए उनके करीब आने का यह एक अच्छा अवसर था। यदि यांगशी स्वयं मौके पर पहुंच जाएं तो सब कुछ और भी बेहतर हो जाएगा। सच कहें तो टोंगजुआन क्षेत्र के अधिकांश विशेषज्ञ व्याख्यान में रुचि नहीं रखते थे। वे इस अवसर का उपयोग झांग जुबान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने और यदि संभव हो तो झांग जुबान के माध्यम से यांगशी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए करना चाहते थे। आखिरकार एक प्रत्यक्ष शिष्य के शब्द एक साधारण नौकर के शब्दों की तुलना में कहीं अधिक प्रामाणिक थे।
खांसी, चिंता मत करो, वे मुझे नहीं पीटेंगे। यह महसूस करने पर कि वह व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाया, झांग जुबान केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सका। वे ऐसा नहीं करेंगे। ये देखकर कि दूसरे पक्ष को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लियूजुन नाराज हो गया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा यह आत्मविश्वास कहाँ से आया है, लेकिन चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। लेकिन अगर बाद में कोई तुम्हें पीट दे तो मुझे चेतावनी न देने के लिए दोष मत देना। धन्यवाद। अपने सामने खड़े युवक को अपने लिए जगह बनाते देख वह आगे बढ़ा। जैसे ही वह और आगे बढ़ने वाला था, तभी सामने खड़ी एक महिला ने पीछे हो रही हलचल को भांप लिया और मुड़कर देखा। आह, झांग लाओशी, आप यहाँ हैं। महिला का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैंगसोंग स्वॉर्ड्समैन योजक चिन्ह ग्रेटर दैन शाब्दिक अनुवाद है हरे देवदार के पेड़। देवदार के पेड़ों के साल भर हरे रहने से संबंधित एक मुहावरा है और यह एक ईमानदार व्यक्ति को संदर्भित करता है। अध्याय 234। आत्मा की गहराई 3 से अधिक। स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। झांग जुबान ने सिर हिलाया और आगे बढ़ना जारी रखा। उस महिला की आवाज़ सुरीली थी और उसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। भीड़ ने तुरंत उसके लिए रास्ता बना दिया। वह झांग लाओशी है। जिस युवक को उसने अभी अभी डांटा था, उसे द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े की ओर जाते देख लियू शुन के होंठ फड़क उठे। क्या आपने यह नहीं कहा था कि झांग लाओशी अपनी बीसियों के करीब पहुंच रहे हैं? तो फिर वो इतना जवान क्यों दिखता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने बड़े आयोजन को देखते हुए उन्हें कम से कम कुछ अधिक औपचारिक पोशाक पहननी चाहिए थी। आम कपड़ों में आना, जिनकी कीमत शायद एक सोने के सिक्के के बराबर भी नहीं थी। तुम तो कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो। जब लियूजुन को याद आया कि उसने लाइन तोड़ने के लिए दूसरे पक्ष को कैसे फटकारा था, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर उसे अंदर आने की इजाजत नहीं थी तो वे किस तरह का प्रवचन सुन सकते थे? हवा का प्रवचन। खैर, उनकी शर्मिंदगी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि झांग लाओशी का व्याख्यान शुरू हो चुका था। झेंकी के माध्यम से अपनी आवाज प्रसारित करते हुए यहाँ एकत्रित भारी भीड़ के बावजूद हर कोई उनके हर एक शब्द को स्पष्ट रूप से सुन सकता था, मानो वह उनके कानों के ठीक बगल में बोला गया हो। शुरू में लियूजुन ने प्रवचन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वह लगातार 3 साल से एक गुरु का प्रवचन सुन रहा था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे हर शब्द उसके शरीर के लिए एक औषधि हो। हालांकि झांग लाओशी केवल जुक्सी और डांटियन स्तर के मूल सिद्धांतों पर ही प्रवचन दे रहे थे, फिर भी उनका हर शब्द गहन और सरल दोनों था और उनके शब्द साधना के सार की ओर सीधा इशारा करते थे। उनके शब्दों को सुनकर शरीर में मौजूद झेन की स्वतः ही जागृत हो जाती थी और व्यक्ति स्वयं उनके शब्दों के साथ साधना करने लगता था। शरीर में झेन की ऊर्जा का कुछ क्षण तक संचार करने के बाद व्यक्ति को धीरे धीरे एक सुखद अनुभूति होने लगती है। फिर लंबे समय से एक ही स्तर पर रुकी हुई साधना में थोड़ी वृद्धि होती है। हालांकि यह मामूली वृद्धि थी, लेकिन ये कई दिनों की कड़ी मेहनत के बराबर थी। ये सोचना कि बुनियादी सिद्धांतों पर दिया गया व्याख्यान किसी के बौद्धिक स्तर को बढ़ा सकता है। यदि मैंने स्वयं ये दृश्य न देखा होता तो कोई भी इसे संभव नहीं मानता। होंटियन अकादमी का कोई अन्य शिक्षक ऐसा कारनामा करने में सक्षम नहीं था। आश्चर्यचकित होकर लियूजुन ने दूसरों की ओर देखा और पाया कि सभी उसके व्याख्यान में मग्न थे, विशेष रूप से यू एट जैसे जो अभी भी जुक्सी स्तर पर थे। झांग जुबान द्वारा बताए गए सिद्धांतों के माध्यम से साधना करने से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उनमें प्रवाहित हो रही हो। उनमें से प्रत्येक में उल्लेखनीय सुधार हुआ। कुछ ऐसे भी थे जो अपने वर्तमान क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे और अगले क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। क्या ये किंवदंतियों में वर्णित स्वर्ग की इच्छा का संचार हो सकता है? लियूजुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अनजाने में अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। किंवदंती के अनुसार जब कोई उच्च कोटि का गुरु साधना के सार से मेल खाने वाले विषय पर प्रवचन देता था तो एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र सक्रिय हो जाता था। इस ऊर्जा क्षेत्र के भीतर श्रोता अनजाने में ही अपने शरीर में ज़ेन की ऊर्जा को प्रवचन की विधि के अनुसार प्रवाहित करते थे और अनजाने में ही अपनी साधना को बढ़ाते थे। उसने एक बार अपने शिक्षक को इसके बारे में बात करते सुना था, लेकिन वह भी ऐसा कारनामा करने में असमर्थ था। दरअसल ये कहा जाता था कि 4 सितारा गुरुओं के लिए भी ऐसी उपलब्धि हासिल करना मुश्किल होगा। फिर भी 20 वर्ष से भी कम आयु के एक प्रतिभाशाली गुरु ने ऐसा कर दिखाया। यह क्या मेरी आंखों को धोखा हो रहा है? इसमें कोई गलती नहीं है। भले ही यह इसका सबसे सरल रूप है, लेकिन ये स्वर्ग की इच्छा का संचार है। अविश्वास की स्थिति में लियूलिंग और अन्य लोग अचानक खड़े हो गए। उनकी आंखें सिकुड़ गईं और उनकी बर्फ जैसी सफेद दाढ़ियां कांपने लगीं। स्वर्ग की इच्छा का ज्ञान देना सभी गुरुओं के लिए सुलभ कौशल नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली, व्याख्यान का विषय साधना के सार में गहराई तक उतरना चाहिए, यानी शब्दों में जरा सी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। दूसरी, व्याख्याता के पास शांत जल के हृदय की अंतर्दृष्टि की अवस्था होनी चाहिए और उसकी आत्मा की गहराई कम से कम 3 होनी चाहिए। जुआंगशी का मुंह खुला रह गया था। स्वर्ग की इच्छा का संचार करना सम्मोहन तकनीकों से भिन्न था। किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके साधना करवाने के बजाय ये व्याख्याता के शब्दों का साधना के मूल तत्व के साथ सामंजस्य स्थापित करने का परिणाम था, जिससे संसार में एक अमूर्त शक्ति जागृत होती थी। गुरु शिक्षकों को इतना सम्मान मिलने का कारण उनकी यही क्षमता थी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश उनके शब्दों के आगे झुक गया हो और उनके चारों ओर एक व्यवस्था का निर्माण कर रहा हो। स्वर्ग की इच्छा को प्रकट करने के लिए व्याख्याता को साधना के गहन ज्ञान से कहीं अधिक की आवश्यकता थी। उन्हें अंतर्दृष्टि की अवस्था प्राप्त करनी थी और उनकी आत्मा की गहराई 3 तक पहुंचनी थी। अन्यथा उनके लिए केवल अपने शब्दों से इतने सारे लोगों को मोहित करना असंभव था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले ही शांत जल के हृदय तक पहुंच चुका हो और उसकी आत्मा की गहराई 3 तक पहुंच गई हो? बड़ी बड़ी आंखों वाली जेंगफी को चक्कर आने लगा। कल ही उन्होंने दूसरे व्यक्ति से आत्मिक गहराई के बारे में बात की थी और यह स्पष्ट था कि दूसरा व्यक्ति इस विषय से पूरी तरह अनभिज्ञ था। पलक झपकते ही उन्हें एक अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त हुई और उनकी आत्मिक गहराई 3 तक पहुंच गई। यद्यपि मास्टर शिक्षक परीक्षा देने की मूल आवश्यकता 3 थी, फिर भी अंतर्दृष्टि की अवस्था प्राप्त करने पर हर कोई उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता था।
जब वे पहली बार हॉट ऑफ ट्रैंक्विल वाटर पहुंचे तब उनकी उम्र लगभग 1.5 ही थी। उन्हें एक गुरु का अनुसरण करना पड़ा और कई वर्षों तक साधना करनी पड़ी, तब जाकर वे धीरे धीरे अपनी योग्यता बढ़ाकर गुरु की परीक्षा देने के योग्य बने। लेकिन इस शख्स को इसके बारे में कल ही पता चला और उसने एक ही दिन में सफलता हासिल कर ली। क्या आपको इतनी तेज दौड़ना जरूरी है? दूसरों की सफलताएं कठिनाइयों से भरी थीं, मानो किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना हो, जबकि आपकी सफलता तो खाने पीने जितनी सरल थी। उनकी आत्मिक गहराई 3 तक पहुंच चुकी है और वे एक महान चित्रकार के कौशल और प्रथम सितारा औषध विक्रेता की उपाधि से संपन्न हैं। ऐसा लगता है कि हमारे ये वरिष्ठ गुरु शिक्षक की परीक्षा देने के लिए पहले से ही योग्य हैं, लियू लिंग ने उत्तेजित होकर कहा। कल तक तो वह यही सोच रहा था कि झांग जुवान को गुरु शिक्षक परीक्षा देने के योग्य होने में अभी काफी समय लगेगा। आखिरकार मन की अवस्था को पार करना एक कठिन चुनौती थी। उस स्तर तक परिपक्व होने के लिए अनगिनत अनुभव अर्जित करने पड़ते थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ही रात में झांग जुवान न केवल शांत जल का हृदय प्राप्त कर लेगा, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई भी आश्चर्यजनक रूप से 3 तक पहुंच जाएगी। प्रतिभाशाली व्यक्ति किसे कहते हैं? यही तो प्रतिभा है। यहाँ एकत्रित सभी अविश्वसनीय आंकड़े इनके मुकाबले फीके प्रतीत होते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह यांगशी का प्रत्यक्ष शिष्य बन गया। उसकी प्रतिभा वास्तव में असाधारण थी। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग स्तब्ध थे, जबकि बाकी लोग व्याख्यान में मग्न थे। पता ही नहीं चला और समय तेजी से बीत गया और झांग जुवान रुक गए। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद झांग लाओशी। उस अनोखी अवस्था से उबरने के बाद सभी को एहसास हुआ कि उन्हें व्याख्यान से बहुत लाभ हुआ है और एक एक करके वे कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके सामने घुटने टेक दिए। आज से ये झांग लाओशी उनके लिए आधे शिक्षक बन गए। ये रिश्ता उनके जीवन भर उनकी यादों में बसा रहेगा। अन्यथा कृतघ्न होने के कारण हर कोई उन पर थूकेगा। झांग जुवान को उम्मीद नहीं थी कि उनके व्याख्यान का प्रभाव इतना व्यापक होगा। ये पहले झाओया और अन्य लोगों को दिए गए उनके व्याख्यानों से बिल्कुल अलग था। संतुष्टि से सिर हिलाते हुए वह द्वंद्व युद्ध के अखाड़े से नीचे उतर गए। अगले ही पल लियू लिंग और अन्य लोग तुरंत उन्हें घेर लिया। वरिष्ठ, क्या आप मुझे आपकी आत्मा की गहराई की जांच करने की अनुमति देंगे? लियू लिंग उत्साह से कांप उठी। आत्मा की गहराई। दूसरे पक्ष द्वारा इस मामले पर बोलने की उम्मीद न होने के कारण झांग जुवान के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए। वह शर्म से गायब हो जाना चाहता था। छोड़ो इसे, मेरी आत्मा की गहराई बहुत कम है। मैं आप सबके सामने खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। अगर उन्हें पता होता कि उसकी आत्मा की गहराई 0.1 है तो वे निश्चित रूप से हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। उसके लिए बेहतर यही था कि वह खुद को अपमानित न करे। बहुत कम। तीनों गुरु झिझक गए। क्या आत्मा की गहराई 3 से अधिक होना निम्न स्तर था? इसके अलावा आपके चेहरे पर यह शर्मिंदगी का भाव क्यों है? क्या आपको लगता है कि आपकी आत्मा की गहराई का स्तर 3 उल्लेख करने लायक नहीं है? अरे यार, किसी भी गुरु शिष्य की आत्मा की गहराई 3 से ऊपर होने पर खुशी से झूम उठती। वे खुद को सदी में एक बार पैदा होने वाला विलक्षण प्रतिभावान समझते और हर जगह इसका बखान करते ताकि पूरी दुनिया जान जाए। फिर भी तुम शर्मिंदा हो। वरिष्ठ, क्या आप कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी तो नहीं हो रहे? स्वर्ग की इच्छा को प्रकट करने के लिए आपकी अंतर्दृष्टि की आत्मा की गहराई कम से कम 3 होनी चाहिए। यदि संभव हो तो मैं वरिष्ठ की आत्मा की गहराई का मान देखना चाहूंगी, लियू लिंग ने गुस्से से लाल होते हुए कहा। स्वर्ग की इच्छा का संचार क्या है? झांग जुबान ने उलझन में कई बार पलकें झपकाईं। चौंक कर लियू लिंग और अन्य लोग रोने के कगार पर थे। सच तो यह है कि एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। जीवन भर अथक परिश्रम करने के बावजूद वे एक बार भी स्वर्ग की इच्छा का ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ रहे। फिर भी इस व्यक्ति ने अनजाने में ही ऐसा कर दिखाया। अपने सीने में उठ रही सनसनी को दबाते हुए जुआंगजियान ने झांग जुबान को इसके बारे में समझाना शुरू किया। उनके सामने बैठे युवक की आंखें अविश्वास से धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। आप कह रहे हैं कि मेरी आत्मा की गहराई कम से कम 3 है? झांग जुबान हक्का बक्का रह गया। कल जब उसने अपनी आत्मा की गहराई का परीक्षण किया तो वह केवल 0.1 थी। अचानक उसकी आत्मा की गहराई 3 से अधिक कैसे हो गई? जी हाँ सीनियर, क्या आपने शांत जल का हृदय प्राप्त करने के बाद अपनी आत्मा की गहराई का परीक्षण नहीं किया? अपने वरिष्ठ के चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर लियू लिंग और अन्य लोग अवाक रह गए। दूसरे लोग अपनी सफल उपलब्धियों के बारे में डींगे हाँकने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन यह व्यक्ति इससे पूरी तरह बेखबर था। क्या आप कुछ ज्यादा ही गुमनाम रहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये सुनहरा पन्ना हो सकता है? उनकी प्रशंसा भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए झांग जुबान के मन में अचानक एक विचार आया। कल वह सुनहरा पन्ना रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इसने अनजाने में ही उसकी आत्मा की गहराई को बढ़ा दिया हो? इसकी संभावना बहुत अधिक थी। आखिरकार ये स्वर्ग के मार्ग की पुस्तक थी। चूंकि यह पुस्तकालय में समाहित विशाल ज्ञान को भी झांग जुबान के मन में समाहित कर सकती थी, इसलिए झांग जुबान की आत्मा की गहराई बढ़ाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। ये सोचते हुए उसने गुरु शिक्षकों के चेहरों पर उत्सुकता के भाव देखे। इसलिए उसने कलाई झटकते ही अंतर्दृष्टि का पत्थर निकाल लिया। शांत जल के हृदय में प्रवेश। विंग जेड पत्थर पर संख्याएं अंकित थीं। इससे पहले कि वह इसे देख पाता, लियूलिंग और अन्य लोग उसे स्तब्ध होकर घूरने लगे, मानो वे किसी राक्षस को घूर रहे हों। वरिष्ठ, आपकी आत्मा की गहराई। तीनों गुरु शिक्षक ऐसे कांपने लगे मानो उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा हो। अध्याय 235 शुवानलुओ पर्वत श्रृंखला स्वर पथ का पुस्तकालय। क्यों? उनके अचंभित चेहरों को देखकर झांग जुबान ने तुरंत अपना सिर नीचे करके देखा। एक ही नजर में वह भी जम गया। जेड पत्थर पर चमकीले अंक दिखाई दिए। 5.1 5.1। झांग जुबान को अंततः तीनों गुरुओं के सदमे का एहसास हुआ। इस समय वह स्वयं भी सदमे से चक्कर खा रहा था। उन्होंने कल कई बार इसका परीक्षण किया था और अब तक का उनका उच्चतम स्तर 0.1 था। अचानक ये 5.1 तक कैसे पहुंच गया? ये हो सकता है उस सुनहरे पन्ने ने मेरी आत्मिक गहराई को 5.0 अंक तक बढ़ा दिया है। झांग जुबान के होंठ फड़कने लगे। उसकी आंखें मानो जमीन पर गिर ही जाएंगी।
उन्हें पता था कि स्वर्ग के मार्ग की पुस्तक अविश्वसनीय थी, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह इतनी अद्भुत होगी। आत्मा की गहराई को निखारने की कौन सी तकनीक या ज्ञानोदय का रत्न? इसके सामने तो ये सब बेकार थे। किसी व्यक्ति की आत्मिक गहराई को पल भर में 5.0 अंक तक बढ़ाना, इसके बारे में सुनने वाला कोई भी व्यक्ति सदमे से मर जाएगा। आत्मा की गहराई 3 होने पर आप प्रथम सितारा गुरु शिक्षक परीक्षा देने के योग्य हो जाते हैं। जब ये 6 तक पहुंच जाती है तो आप द्वितीय सितारा गुरु शिक्षक परीक्षा दे सकते हैं। शांत जल के हृदय तक पहुंचते ही 5.1 की आत्मा की गहराई प्राप्त करने और अच्छी आत्मा की गहराई साधना तकनीक से आप कुछ ही वर्षों में द्वितीय सितारा गुरु शिक्षक परीक्षा देने के योग्य हो जाएंगे। सदमे से उबरते हुए लियूलिंग और अन्य लोगों के चेहरे घबराहट से लाल हो गए। जब वे शांत जल के हृदय तक पहुंचे थे तब उनकी आत्मा की गहराई केवल 1.5 थी। वहीं उनकी आंखों के सामने मौजूद इस व्यक्ति की आत्मा की गहराई चौंका देने वाली 5.1 थी। अपनी प्रतिभा के बल पर यदि वह लगन से साधना करता रहे तो कुछ ही वर्षों में वह उनसे आगे निकल जाएगा। वास्तव में ये बहुत संभव था कि वह उनसे पहले ही द्वितीय श्रेणी का गुरु शिक्षक बन जाए। वास्तव में प्रतिभाशाली लोगों की तुलना साधारण साधकों से नहीं करनी चाहिए। अध्यापक अचानक ही लूशुन भीड़ के बीच से होते हुए उनके पास आ गया। उन्होंने पहले झांग जुवान के व्याख्यान में भाग नहीं लिया था क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के कगार पर थे और उन्हें अपना सारा ध्यान उसी मामले पर केंद्रित करना था। कैसा चल रहा है? उसका रूप देखकर लियूलिंग और अन्य लोगों ने तुरंत अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ दिया। कल मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा कि मेरी प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति और पिता की छाया से बाहर निकलने की अत्यधिक चिंता ने मुझे शांत जल का हृदय प्राप्त करने से रोक रखा है। चिंतन करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई और मैंने अपने पिता से सुलह कर ली। उसके बाद मेरी मानसिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और अंततः मुझे सफलता मिल गई। लूशुन ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया था। शुरू से ही उसकी मानसिक स्थिति एक गतिरोध में फंसी हुई थी और किसी अज्ञात कारण से वह लाख कोशिश करने के बावजूद भी शांत जल के हृदय तक नहीं पहुंच पा रहा था। पहले तो उसने इसका कारण अपने अनुभवहीनता को माना, लेकिन लियूशी के मार्गदर्शन के बाद उसे एहसास हुआ कि यह उसकी हठधर्मिता के कारण था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अपने पिता के साथ उसके कठोर संबंध ही उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से रोक रहे थे। 20 वर्ष की आयु में ही शांत जल के हृदय तक पहुंचकर उन्होंने संभवतः त्यानिक्सुआन साम्राज्य का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरे सफर में झांग जुवान ने उसे हर पहलू में सख्ती से नियंत्रित किया, चाहे वह उसकी साधना हो, चाय की विधि हो या चित्रकला। अब जब उसने हॉट ऑफ ट्रैंक्विल वाटर हासिल करने में उसे हरा दिया था तो आखिरकार उसे अपना आत्मविश्वास लौटता हुआ महसूस हुआ। एकदम सीधे खड़े होकर लूशुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। क्या तुमने अभी तक इसकी जांच की है? तुम्हारी आत्मा की गहराई क्या है? ये सुनकर कि उसने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है, लियूलिंग प्रसन्न हुई और उसने तुरंत उससे इस बारे में पूछा। मैंने पहले ही जांच कर ली है। लूजुन धीरे से हंसा। उसकी आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। गुरुजी ने कहा था कि यदि कोई शांत जल के हृदय तक पहुंचने पर 1.0 से अधिक आत्मा की गहराई प्राप्त कर लेता है तो भविष्य में उसके गुरु शिक्षक बनने की 50% संभावना होती है। यदि यह 1.5 तक पहुंच जाती है तो गुरु शिक्षक बनने की 70% संभावना होती है। मेरी आत्मा की गहराई। कुछ पल रुकने के बाद उसने उनके चेहरों को गौर से देखा और फिर कहा 1.8। अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर लूशुन उत्सुकता से तीनों गुरुओं के चेहरों पर आश्चर्य के भाव देखने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार जब वे युवा थे तब उनकी आत्मा की गहराई उनसे कहीं अधिक थी, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत उन्होंने केवल ओह कहकर जवाब दिया और अपना ध्यान वापस झांग जुबान की ओर मोड़ लिया। उनके चेहरों पर उत्साह स्पष्ट रूप से झलक रहा था क्योंकि वे उसे ध्यान से देख रहे थे। शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें दरकिनार किए जाने पर लूशुन निराश महसूस कर रहे थे। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो क्या उन्हें उसकी उपलब्धि के बारे में सुनकर उत्साहपूर्वक उसके चारों ओर इकट्ठा होकर उसकी जमकर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए? वे लोग झांग लाओशी के चारों ओर क्यों इकट्ठा हो रहे थे? अचंभित होकर उसने झांग जुबान की ओर देखा और उसके हाथ में अंतर्दृष्टि का पत्थर देखा। एक ही नज़र में वह जम गया। 5.1 उस संख्या को देखते ही लूशुन बुरी तरह कांप उठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे यार, क्या मैं तुम्हारे सामने आकर अपनी बड़ाई करके खुद को शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ? ये सोचकर दुख होता है कि मैं इस मामले पर इतने लंबे समय तक खुश रहा। शुवानलुओ पर्वत श्रृंखला एक विशाल पहाड़ी क्षेत्र था। अनगिनत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और खूंखार जानवर उनके बीच बेखौफ घूमते थे। पर्याप्त शक्ति के बिना इस पर्वत श्रृंखला को पार करना कठिन था। मैं इस रास्ते से एक बार गुजर चुकी हूँ और यह बहुत छिपा हुआ है। अगर आप मोड़ चूक गए और रास्ता भटक गए तो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। शेनबीरू ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे आगे चलने लगी। झांग जुबान उसके ठीक पीछे पीछे चल रही थी। झांग जुबान ने सार्वजनिक प्रवचन समाप्त करने के बाद झाओया और अन्य लोगों को 3 गुरु शिक्षकों के हवाले कर उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें त्यानवु राजमहल तक ले जाने में उनकी मदद करें। फिर बिना किसी संकोच के वह शेनबीरू के साथ पशुशाला की खोज में जुवानलुओ पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गए। यहाँ जंगली जानवर बेखौफ घूमते थे, पेड़ पौधे और जीव जंतु रास्तों को ढके हुए थे। अगर शेनबीरू न होती तो झांग जुबान को लगता कि वह शायद रास्ता भटक जाता और पहाड़ों में इधर उधर घूमता रहता। 3 दिनों की यात्रा के बाद दोनों को थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी। क्या बीस्ट हॉल पर्वत श्रृंखला में बहुत गहराई में छिपा हुआ नहीं है? वे इस तरह कैसे जीवित रहते हैं? झांग जुबान ने उत्सुकता से पूछा। मनुष्यों की कई ज़रूरतें होती हैं, जैसे सामाजिक मेलजोल, भोजन, दवाइयाँ और कई अन्य प्रकार के संसाधन। बीस्ट हॉल जंगल के इतने गहरे हिस्से में स्थित था कि उनके लिए वहां से कुछ भी खरीदना असुविधाजनक था। पशुशाला में हवा में उड़ने वाले खूंखार जानवर हैं। वे 3 दिनों में तय की गई दूरी को अपने पशुवाहित वाहनों पर सवार होकर महज 1 घंटे में आसानी से तय कर सकते हैं। शेनबीरू ने सिर हिलाया। जब वह पहली बार किसी और के पीछे पीछे बीस्ट हॉल में गई तो उसके मन में भी यही सवाल उठा। वहां पहुंचने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसकी चिंताएं कितनी बेतुकी थीं। इसके अलावा जब आप बीस्ट हॉल पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह बेइवु साम्राज्य और हानवु साम्राज्य से ज़्यादा दूर नहीं है।
प्रतिदिन बहुत से लोग बीस्ट हॉल आते जाते रहते हैं, इसलिए उन्हें संसाधनों की कभी कमी नहीं होती, शेन बीरू ने आगे कहा। पिछले कुछ दिनों में झांग जुवान ने राज्य के पुस्तक संग्रह भंडार में मौजूद एटलस में त्यानिक्सुआन राज्य और आसपास के अन्य राज्यों के नक्शों का अध्ययन किया था और उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे। यदि जुवानलुओ पर्वत श्रृंखला एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में मौजूद न होती तो त्यानिक्सुआन राज्य बहुत पहले ही अराजकता में डूब गया होता। जुवानलुओ पर्वत पर मौजूद असंख्य खूंखार जानवरों को देखते हुए साधक उनमें से एक या दो को ही वश में क्यों नहीं कर लेते? उन्हें पशुशाला जाने की क्या आवश्यकता है? पर्वत श्रृंखला में अनेक खूंखार जानवर थे और पिछले 3 दिनों में उन दोनों का कई बार उनसे सामना हो चुका था। सौभाग्यवश झांग जुवान टोंगजुवान स्तर का एक विशेषज्ञ था, जिसकी बदौलत वह उन्हें आसानी से हराने में सक्षम रहा। पहाड़ों में इतने सारे खूंखार जानवर थे कि साधक उनमें से एक या दो को ही पालतू बनाकर अपने उपयोग के लिए रख पाते थे। उन्हें पशुशाला जाने की क्या जरूरत थी? मैंने भी यही सोचा था। जंगली जानवरों के स्वभाव के कारण उन्हें वश में करना कितना मुश्किल है। इस बात को छोड़ दे तो हमारी पूरी यात्रा में हमें एक भी ऐसा जंगली जानवर नहीं मिला जो किसी इंसान को हवाई यात्रा करा सके। शेन बीरू हल्के से मुस्कुराए। झांग जुबान ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। किसी मनुष्य को ले जाने के लिए किसी हवाई हिंसक जीव का आकार मनुष्य से काफी बड़ा होना चाहिए। यद्यपि पिछले 3 दिनों की यात्रा में उनका सामना कई हिंसक जीवों से हुआ था, फिर भी वे अधिकतर भूमि पर ही रहे थे। जहां तक उन हवाई हिंसक जीवों की बात है जिनसे उनका सामना हुआ, वे सभी कद में छोटे थे। इन हवा में उड़ने वाले खूंखार जानवरों की दुर्लभता को एक तरफ रखते हुए ये खुद को खतरे में पाकर हवा में भागने में सक्षम होते हैं, इसलिए इन्हें पकड़ना आसान नहीं है। बेशक ये सबसे महत्वपूर्ण कारक नहीं है। अगर आप बल का प्रयोग करके इसे वश में करने की कोशिश करते हैं तो संभव है कि यह आज्ञाकारिता का नाटक करे और हवा में सवारी करते समय आपको नुकसान पहुंचाए। अगर ऐसा होता है तो क्या आप खुद को खतरे में नहीं डाल रहे हैं? शेन बी रू ने समझाया। यह झांग जुबान डर के मारे सिकुड़ गया। यदि कोई खूंखार हवाई जानवर किसी इंसान के सामने आत्मसमर्पण करने का नाटक करे और उसे अपने ऊपर सवारी करने दे तो वह हवा में ही पलट सकता है और वह व्यक्ति तुरंत मर जाएगा। पशु प्रशिक्षकों का सम्मान करने और इस पेशे को 9 उच्चतर मार्गों में शीर्ष स्थान देने का कारण यह है कि वे एक हिंसक जानवर से पूर्ण आज्ञाकारिता सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। अन्यथा यदि कोई हिंसक जानवर अपने वचन से मुकर जाए तो वह खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कोई जोंगशी क्षेत्र का विशेषज्ञ भी इसे अधिक ऊंचाई से गिरा दे तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। इसलिए यदि किसी के पास पशु प्रशिक्षण कौशल न हो तो बेहतर यही होगा कि वह किसी हिंसक पक्षी को वश में करने से बचे। और यदि किसी ने उसे सफलतापूर्वक वश में कर भी लिया तो भी यदि वह पक्षी उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है तो उस व्यक्ति का अंत निश्चित है। गुरुओं की तरह ही पशु प्रशिक्षकों के भी अलग अलग स्तर होते हैं। पशु प्रशिक्षक का पद जितना ऊंचा होता है वे उतने ही शक्तिशाली और खूंखार पशुओं को वश में कर सकते हैं। साथ ही आधिकारिक पशु प्रशिक्षक बनने से पहले प्रशिक्षु पशु प्रशिक्षक बनना आवश्यक होता है। शेन बी रू ने झांग जुबान के ज्ञान की कमी को देखते हुए यह बात समझाई। दरअसल हान क्योंग एक प्रशिक्षु पशु प्रशिक्षक है, इसीलिए उसके पशुशाला से कुछ संबंध हैं। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैं उसके साथ ही आया था। हम झांग जुबान ने जवाब दिया। राज्य के पुस्तक संग्रह कक्ष में बीस्ट हॉल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन सामान्य ज्ञान फिर भी वहाँ मौजूद था। दरअसल एक प्रशिक्षु पशु प्रशिक्षक और एक प्रशिक्षु औषध विक्रेता में कुछ समानता थी, क्योंकि औषध विक्रेता को विभिन्न जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों का अध्ययन करना पड़ता था, जबकि प्रशिक्षु को दुनिया में मौजूद विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों, उनकी आक्रमणकारी क्षमताओं, आदतों आदि का अध्ययन करना पड़ता था। इन खूंखार जानवरों के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही किसी को उन्हें वश में करने का अवसर मिल सकता है। अन्यथा किसी खूंखार जानवर की ताकत को कम आंकने मात्र से ही मौत हो सकती है, उसे वश में करने की बात तो दूर की है। अधिकांश आक्रामक और जंगली जानवर मनुष्यों को शत्रुता की दृष्टि से देखते थे। जल्दी करो, हम बीस्ट हॉल से बस 1 दिन की दूरी पर हैं। कुछ देर बातचीत के बाद शेन बी रू खिलखिलाकर हंस पड़ी और दोनों आगे बढ़ गईं। ज्यादा दूर जाने से पहले ही उन्हें सामने झाड़ियों की सरसराहट सुनाई दी। गौर से देखने पर पता चला कि वह मनुष्यों का एक समूह था। लगभग 7-8 लोग एक घेरे में बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। उनमें से अधिकतर पिक्स्यू स्तर के थे और केवल लगभग 27 वर्ष का एक युवक डिंगली स्तर का शिखर धारक था। समूह में सबसे कमजोर होने के बावजूद वह उनका नेता प्रतीत होता था। उसकी हर हरकत प्रभावशाली लगती थी। वहाँ कौन है? झांग जुबान और शेन बी रू ने अपनी उपस्थिति छिपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, इसलिए दूसरी तरफ के लोगों ने भी उन्हें देख लिया। उन्होंने दहाड़ते हुए तुरंत अपने हथियार निकाल लिए। अब जब वे बीस्ट हॉल के करीब थे तो अन्य यात्रियों से मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। परिणामस्वरूप शेन बी रू घबराई नहीं। आगे बढ़ते हुए उसने कहा, हम त्यानिक्सुआन साम्राज्य से आए हैं और बीस्ट हॉल जा रहे हैं। हम संयोगवश इस क्षेत्र से गुजर रहे थे। तुम दोनों बीस्ट हॉल जा रहे हो? सुंदर शेन बी रू को देखते ही उस युवक की आंखें चमक उठीं। हॉन्टियन अकादमी की सर्वोपरि सुंदरी के रूप में शेन बी रू की प्रतिष्ठा को देखते हुए उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। हालांकि पिछले 3 दिन जंगल में बिताने के कारण उनका रूप थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया था, फिर भी उनकी खूबसूरती बरकरार थी। एक समस्या का समाधान करने के बाद हम जल्द ही बीस्ट हॉल लौटेंगे। जब तक आप हमें परेशान नहीं करेंगे हम आप दोनों को अपने साथ ले जा सकते हैं। उस युवक ने अपना निमंत्रण दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही वहां जा सकते हैं। शेन बी रू ने अपना सिर हिलाया और झांग जुबान के साथ आगे बढ़ गई। वहीं रुक जाओ, तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते। वे मुश्किल से 2 कदम ही आगे बढ़े थे कि बाकी सबने एक साथ उन पर चिल्लाया। हालाला, हथियारों के खींचे जाने की खड़खड़ाहट हवा में गूंज उठी।